चलिए यहां से स्टार्ट करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन, राइट। अच्छा, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन, मान लेते हैं हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ओके, अच्छा a b c d सब क्या है, रियल हैं और a जीरो नहीं है। ठीक, इसमें हम तीन केसेस डिस्कस करने वाले हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट केस। अब बात आती है कि अगर हमसे कोई क्यूबिक इक्वेशन देगा तो क्यूबिक इक्वेशन में वो आपसे पूछेगा कि तीन रियल और डिस्टिंक्ट रूट होने की शर्त क्या होगी, एक रियल और दो इमेजिनरी रूट होने की शर्त क्या होगी, तो अलग अलग कंडीशंस पूछेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे ही क्यूबिक इक्वेशन आएगी, फर्स्ट केस इसका आप पहले f' निकाल लेना, और इसका f' कितना आएगा, 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। आ गया। यहां पर ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है, इसके दो रूट होंगे, कौन कौन से, एक x1 और एक x2। क्या है ये रूट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप f' निकालोगे, f' आएगा, f' के दो रूट होंगे, x1 और x2 आ जाएगा। अच्छा, यहां तक आने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहां तक आने के बाद यहां पर पहला केस, मतलब पॉसिबिलिटीज क्या हैं, तो पहली पॉसिबिलिटी है व्हेन बोथ रूट्स आर, बोथ कौन x1 एंड x2 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है। सबसे पहले आप इसका f' निकालोगे, f' के दो रूट आते हैं, मान लेते हैं x1 और x2 आए, और अगर x1 x2 आए और दोनों के दोनों रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, तब क्या होगा। अगर दोनों रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं। कौन कौन सी तीन पॉसिबिलिटीज हैं, तो एक एक करके हम तीनों पॉसिबिलिटीज को समझते हैं। अगर हमारे पास जो दोनों रूट रियल, अपने पास डिफरेंट रूट्स आए, तो सिचुएशन क्या हो सकती है, सिचुएशन ये हो सकती है कि ग्राफ ऐसा चला जाए, ये x1 और ये x2। ठीक है, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि ग्राफ ऐसा चला जाए, समझ में आ गया, क्लियर। ये x1 x2 f' के रूट है, fx के रूट नहीं है, ध्यान रखना। तो पॉसिबिलिटी क्या है भाई, यार ऑब्वियसली बात है, अगर मुझे 2 पॉइंट मिलेंगे तो होगा क्या यार, अगर मेरे को f' के दो रूट मिले x1 और x2, सपोज अगर f' के दो रूट मिले x1 और x2, तो पॉसिबिलिटी क्या है, ऐसा बनेगा ग्राफ। मान लेते हैं x2 x1 से बड़ा है, मान लेते हैं ना, मान लिया, तो क्या होगा, यहां पर प्लस से माइनस जाऊंगा तो मैक्सिमा, और माइनस से प्लस जाऊंगा तो मिनिमा। यानी एक पर मुझे मैक्सिमा मिल रहा होगा और डेफिनेटली एक पर मुझे मिनिमा मिल रहा होगा, क्योंकि x1 और x2 रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। अगर x1 x2 रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं तो किसी एक पर मैक्सिमा और किसी एक पर मिनिमा मिल रहा होगा। तो एक पर मैक्सिमा की शेप आएगी और एक पर मिनिमा की शेप आएगी। अब पॉसिबिलिटीज क्या है, पॉसिबिलिटीज हैं ग्राफ ऐसे आ सकता था, ग्राफ ऐसे आ सकता था, ठीक है, ग्राफ ऐसे भी आ सकता था। ठीक, ये पॉसिबिलिटी है जब एक जगह कट कर रहा है, ये पॉसिबिलिटी है जब तीन जगह कट कर रहा है। समझ में आ गया, राइट। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी और हो सकती थी, वो पॉसिबिलिटी क्या है, ग्राफ ऐसे जाकर और ऐसे चला जाए। तो तीन अलग अलग पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं। एक पॉसिबिलिटी जिसमें ग्राफ एक्स एक्सिस को तीन जगह कट करेगा, एक पॉसिबिलिटी जिसमें एक्स एक्सिस को केवल एक जगह कट करेगा, और एक पॉसिबिलिटी जिसमें एक्स एक्सिस को एक जगह कट करेगा और एक जगह टच करेगा। तो तीनों कंडीशंस को हमें समझना है। तो सबसे पहले मैं केस नंबर 1 समझा रहा हूं, जिसमें आपको मिलेंगे तीन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक, तीन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो हम बात करते हैं केस नंबर फर्स्ट, इसका ए पार्ट, 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट की कंडीशन क्या होगी। ठीक, तो इस ग्राफ को आप देख रहे हैं, ये ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा है, तीन जगह कट कर रहा है, तीन जगह कट कर रहा है। बताइए x1 पर वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, x2 पर वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। तो अगर x1 पर वैल्यू पॉजिटिव है और x2 पर वैल्यू नेगेटिव है, तो दोनों पर वैल्यू का प्रोडक्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो जब भी क्यूबिक इक्वेशन आए, पहले आप f' निकालो। अगर उस f' के दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं और उन दोनों पर वैल्यू का प्रोडक्ट, उन दोनों पर वैल्यू का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आता है, उन दोनों पर वैल्यू का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आता है, तो आपको तीन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। उस क्यूबिक के तीन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलने की कंडीशन क्या है, उन दोनों पर वैल्यू का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। क्लियर। अब हम चलते हैं केस नंबर 2 पर, इसी में बी पार्ट, मतलब इस ग्राफ को आप देखिए, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को केवल एक जगह कट कर रहा है,
ये ग्राफ एक्स एक्सिस को केवल एक जगह कट कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इसका एक तो रियल रूट है और इसके दो इमेजिनरी रूट हैं। इसका एक रियल रूट है और दो इमेजिनरी रूट हैं। इसका क्या है, इसकी कंडीशन क्या होगी? तो उसकी कंडीशन देखिए आप, x1 पर वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। x2 पर वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। दोनों का प्रोडक्ट कैसा है? पॉजिटिव। x1 पर वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। क्लियर? x2 पर वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। दोनों का प्रोडक्ट कैसा है? पॉजिटिव। तो अगर x1 और x2 पर वैल्यू का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो आपको एक रियल और दो इमेजिनरी मिलेंगे। अगर दोनों पर वैल्यू का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो आपको तीन रियल और डिस्टिंक्ट मिलेंगे। ठीक, तो एक रियल रूट प्लस दो इमेजिनरी रूट अगर आपको चाहिए तो कंडीशन क्या है? f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 मस्ट बी पॉजिटिव। ढंग से समझ लो, गड़बड़ मत करना। ठीक, अगर आपको तीन रियल और डिस्टिंक्ट चाहिए कंडीशन ये है। अगर आपको एक रियल और दो इमेजिनरी चाहिए तो कंडीशन है इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, अब हम चलते हैं सी सिचुएशन पर। इस वाली सिचुएशन पर आइए। ठीक, इस वाली सिचुएशन में हो क्या रहा है? x1 तो भाई आपको यहां पर जो रूट मिल रहा है, एक तो रूट ये रहा पक्का, और यहां पर क्या होगा? दो इक्वल रूट्स आएंगे। टच कर रहा है ना, टच करने का मतलब दो रूट आएंगे, जो भी आएंगे वो इक्वल आएंगे। मतलब ऐसे समझ लो, यहां पर रूट आया a और यहां पर रूट आया b, तो a b। इसका मतलब क्या है? दो तीनों रियल रूट होंगे, रूट तो तीनों ही रियल होंगे, पर दो कैसे होंगे? इक्वल होंगे। यानी 3 रियल रूट्स होंगे, 2 इक्वल एंड 1 डिस्टिंक्ट। ठीक है, समझ में आया? जैसे ऐसे बोल सकते हैं, जैसे 1 1 2 आएगा, ये सिचुएशन आप बोल सकते हैं। क्लियर? तो अगर आपसे बोलता है कि नहीं मुझे तीनों रूट रियल चाहिए लेकिन उसमें से दो इक्वल होने चाहिए, तब उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन पर अगर आप x1 पर वैल्यू देखेंगे तो पॉजिटिव है, लेकिन x2 पर वैल्यू 0 है, यानी दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। सबसे इंपॉर्टेंट केस यही है कि जब भी मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन आती है तो उसमें पहले हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स निकालने के बाद अगर उसके दो रूट आते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं। वो 3 पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी हैं? कि अगर उन दोनों पर वैल्यू का प्रोडक्ट नेगेटिव आता है तो 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। अगर उन दोनों पर वैल्यू का प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है तो एक रियल दो इमेजिनरी रूट मिलेंगे। और अगर 0 आता है तो 2 इक्वल और एक डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे तो रियली, लेकिन उसमें से 2 इक्वल होंगे। राइट? ये सिचुएशन थी कब? जब x1 और x2 कैसे थे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब हम चलते हैं इसी के केस नंबर 2 पर। ठीक, आपने जो एफ डैश एक्स निकाला था इसके रूट्स थे x1 और x2। क्लियर? अगर ये रूट्स इक्वल हैं में रियल तो है लेकिन इक्वल हैं, अगर दोनों रूट्स इक्वल हो गए तब क्या होगा? तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं, अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो अगर आपने एफ डैश एक्स निकाला और उसके दोनों रूट्स क्या आ गए? इक्वल आ गए, यानी x1 और x2 दोनों रूट्स इक्वल आ रहे हैं, यानी x1 और x2 बराबर आ गए। ठीक, तब क्या होगा? तब 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहला एग्जाम्पल, जैसे आपने fx बराबर x क्यूब लिया, और दूसरा एग्जाम्पल आपने fx बराबर x क्यूब माइनस 1 लिया। ठीक, जब आप इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे तो इसका एफ डैश एक्स आएगा 3x²। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब 3x² के 2 रूट होंगे, एक तो 0 और 0, दोनों रियल, दोनों रूट इक्वल हैं पक्का। तो इसके 2 रूट होंगे 0 और 0, दोनों रूट इक्वल हैं, है कि नहीं? इसके दोनों रूट इक्वल हैं तो इसके कितने रूट हैं? इसके 3 रूट हैं, तीनों इक्वल हैं। कौन कौन से? 0 0 और 0। समझ में आ गया? क्लियर? तो कहने का मतलब क्या था? कहने का मतलब यह है कि अगर एफ डैश एक्स के जो रूट आए वो दोनों इक्वल हैं तो एफ एक्स के यहाँ 3 रूट आ गए, तीनों इक्वल आ गए। अब इस सिचुएशन पर आ जाते हैं। इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो हमने इसका एफ डैश एक्स निकाला विच इज 3x²। करेक्ट? क्या इसके दोनों रूट इक्वल है? हाँ है, इसके दोनों रूट इक्वल हैं। क्या एफ एक्स के रूट कितने आएंगे? अरे एफ एक्स के तो x माइनस 1 और x² प्लस x प्लस 1, तो यहां से 1 आएगा रियल रूट, तो यहां से आएगा 2 इमेजिनरी रूट। क्लियर? तो मेरी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है कि अगर एफ डैश एक्स निकालने के बाद दोनों रूट इक्वल आ जाते हैं तो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि रूट आपका एक रियल 2 इमेजिनरी आ रहा है, यहाँ पर आपके तीनों रूट इक्वल आ गए, वो तो पॉसिबिलिटीज अलग अलग हो सकती है।
राइट। अब हम चलते हैं केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3 क्या होगा भाई, अगर जो आपने x1 x2 निकाले हैं वो क्या हो सकते हैं, दोनों के दोनों इमेजिनरी हैं, ठीक। If both x1 and x2 are imaginary, if both x1 and x2 are imaginary, समझ में आ गया। तो भाई तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि दोनों के दोनों जो x1 x2 थे वो दोनों के दोनों इमेजिनरी हो जाए। अच्छा, अगर दोनों के दोनों इमेजिनरी होगा इसका क्या मतलब है, इसका मतलब या तो f डैश x पॉजिटिव होगा या f डैश x नेगेटिव होगा। तो डेफिनेटली हम यहां से बोल सकते हैं कि इस सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन क्या होगा, इन दिस सिचुएशन अगर हम बात करें तो f डैश x या तो पॉजिटिव होगा या फिर f डैश x नेगेटिव होगा, यानी फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, यानी फंक्शन कैसा होगा, मोनोटॉनिक होगा, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने देखा कि x1 और x2 दोनों इमेजिनरी आ रहे हैं। अगर x1 x2 दोनों इमेजिनरी आ रहे हैं इसका मतलब या तो f डैश x पॉजिटिव आ रहा होगा या नेगेटिव आ रहा होगा, डिपेंड करेगा ए पर। अगर f डैश x पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों आ रहा होगा, दोनों में से कोई एक आ रहा होगा, तो फंक्शन कैसा होगा, मोनोटॉनिक। मोनोटॉनिक का मतलब है या तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, राइट। और अगर इस सिचुएशन की मैं बात करूं, इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑड है तो एक रियल रूट तो आएगा ही आएगा। किसी भी क्यूबिक का, क्योंकि क्यूबिक है और हाईएस्ट पावर ऑड है तो उसका एक रियल रूट तो आना तय है, तो रियल रूट तो आएगा ही आएगा। तो अगर हम ध्यान रखें अगर फंक्शन जो है, क्योंकि इस सिचुएशन में f डैश x पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कोई एक आने वाला है, यानी फंक्शन मोनोटॉनिक आने वाला है, तो इस सिचुएशन में हमें एक रियल रूट मिलेगा, एक रियल प्लस दो इमेजिनरी मिल सकते हैं, या फिर एक सिचुएशन हो सकती है x क्यूब वाली सिचुएशन हो सकती है। अगर जिस सिचुएशन में अगर हम f डैश x निकालें, कौन सी सिचुएशन हो सकती है, अगर हम f डैश x निकालें x क्यूब की सिचुएशन में अगर मैं बात करूं तो x क्यूब एक डिफरेंट सिचुएशन है, क्योंकि x क्यूब का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, हम सब जानते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर आप उसको ग्राफ देखेंगे तो उसके 3 रूट हैं 0 0 0, तो वो एक पर्टिकुलर केस आ गया जिसमें f(x = x क्यूब) पे अगर मैं बात करूं तो वो f डैश x उसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है। तो उसके रियल रूट्स कितने हैं, उसके 3 रियल रूट्स हैं, कौन कौन से, 0 0 0, वो एक अलग सिचुएशन है। अदरवाइज अगर हमारे पास x1 और x2 दोनों के दोनों कैसे आ रहे हैं, इमेजिनरी आ रहे हैं, तो फंक्शन मोनोटॉनिक होगा, यानी उस सिचुएशन में हमें एक रियल और 2 इमेजिनरी रूट मिलेंगे। क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन किस पर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं केस नंबर 1 पर, जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया कि जिसमें x1 और x2 दोनों कैसे थे, x1 और x2 दोनों के दोनों रियल एंड डिस्टिंक्ट थे, उस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी पर मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए उसने बोला है कि x³ - 3x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर a, ठीक है ना, ध्यान रखना ये GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर a हैज 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। उसने बोला है कि इस इक्वेशन के 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हैं, तो बताइए a क्या होगा, क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बोला था 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए जरूरी है पहले हम इसका f डैश x निकालें। तो जब हम इसका f डैश x निकालेंगे तो कितना आएगा इसका f डैश x, इसका f डैश x आएगा 3x² - 3, तो यहाँ से आएगा 3x + 1 × x - 1, यानी सिचुएशन क्या है, -1 और 1, प्लस माइनस और प्लस, यानी ग्राफ कैसा जा रहा होगा, डेफिनेटली ग्राफ कैसा जा रहा होगा, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ग्राफ इस तरह से जा रहा होगा, श्योर। और यहाँ पर साफ दिख रहा है कि -1 पर वैल्यू क्या है भाई, -1 पर तो मैक्सिमा है और +1 पर क्या है, मिनिमा है। मैंने आज ही आपको समझाया, मैंने क्या समझाया था कि f डैश x निकालना, और f डैश x के अगर 2 रियल रूट आ रहे हों, अगर f डैश x के 2 रियल रूट आ रहे हों, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रियल रूट आ रहे हों, तो उस केस में क्या होगा, 3 रियल रूट की कंडीशन क्या है कि f (-1) × f(1) कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। क्लियर। किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के अगर मुझे 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट चाहिए तो हम f डैश x निकालेंगे, और f डैश x निकालने के बाद जो 2 रूट उसके आएंगे उन दोनों पर वैल्यू का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो -1 रख देते हैं, +1 रख देते हैं, तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे, एक बार -1 रखेंगे, एक बार +1 रखेंगे। जब -1 रखेंगे तो ये आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर a + 2, और +1 रखेंगे तो क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर a - 2 आ गया। तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आएगी -2 से लेकर 2 तक। अब चूंकि हमें तो a निकालना है, हमें क्या निकालना है, a निकालना है, तो यहाँ से बताइए a की वैल्यू क्या जाएगी, -2 से बड़ा चाहिए यानी -1, और 2 से छोटा चाहिए तो आपका आंसर आएगा ये। तो यानी a कितना आएगा, ये आएगा -1 से लेकर 2 तक। क्लियर है, इस तरह से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। उसने क्वेश्चन बोला है f(x) = x³ - 3x + a हैज 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स x1 x2 x3, और a 0 से 2 तक है। तो आपको बताना है
i इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ xi की वैल्यू क्या होगी? ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन है i इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ xi की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, सबसे पहले जब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन है सिंपल सा, i इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ xi। इसको क्या लिख सकते हैं हम? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x3। श्योर, यहां तक आ गया। यहां तक आने के बाद इसको लिख सकते हैं x1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x1, इसको लिख सकते हैं x2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x2, और इसको लिख सकते हैं x3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x3। श्योर, तो यहां से मेरे पास क्या आएगा? यहां से आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, और यहां से आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x3। अब चूंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, कैसी इक्वेशन है? क्यूबिक इक्वेशन है, एक्स क्यू माइनस 3x प्लस a इक्वल टू 0। अब इस क्यूबिक इक्वेशन को अगर मैं लिखूं तो एक्स क्यू प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस a इक्वल टू 0, और इसके रूट है x1 x2 x3। क्या रूट है इसके? x1 x2 x3। तो आप बताइए समेशन ऑफ x1 कितना आएगा? 0। समेशन ऑफ x1 कितना आएगा? 0/1 यानी 0, यानी तीनों रूट्स का सम कितना आ जाएगा? 0, यानी ये वाला पार्ट आपका 0 हो गया। यानी अल्टीमेटली मेरा क्वेश्चन क्या बचा? अब मेरा क्वेश्चन बचेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x3। ये मेरा क्वेश्चन बचा होगा आपके सामने। यानी अब मुझे सिर्फ ये फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं करना, लेकिन यही पार्ट इसका सबसे अच्छा है जिसको अपन को देखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें करना क्या है? चलिए अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो आपने जब इसका एफ डैश एक्स निकाला, क्या निकाला आपने? इसका एफ डैश एक्स निकाला तो कितना आएगा? 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यानी -1 और +1। ठीक है, प्लस माइनस और प्लस, यानी इसका ग्राफ अगर बनाया जाए तो ग्राफ कैसा बनेगा? -1 पर मैक्सिमा है और 1 पर मिनिमा है, -1 पर मैक्सिमा है और 1 पर मिनिमा है। बन गया ग्राफ। ठीक है, -1 पर मैक्सिमा है और 1 पर मिनिमा है। किसी बच्चे के मन में ये आ सकता है कि सर आपको कैसे पता चला कि ग्राफ यहां से जाएगा? तो बेटा तू उसकी 0 पर वैल्यू निकाल। इसकी 0 पर वैल्यू a आ रही है, इसकी 0 पर वैल्यू a आ रही है, और a ऑलरेडी उसने बोला है 0 से 2 के बीच में, यानी a पॉजिटिव है। इसका मतलब ग्राफ डेफिनेटली ऊपर से जाएगा। ठीक, अब ये ग्राफ 3 जगह कट कर रहा है। एक तो x1 यहां पर कट कर रहा है, एक x2 यहां पर कट कर रहा है, और एक x3 यहां पर कट कर रहा है। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x1। तो उसका पता तो मैं तब लगा पाऊंगा ना जब मुझे रूट का पता लगेगा। जब तक मुझे रूट का नहीं पता लगेगा कि रूट कहां से कहां तक लाई कर रहा है, मैं इसके बारे में आगे नहीं बढ़ सकता। तो अब इस वाले पार्ट को ही समझिएगा। देखिए, अगर आप यहां पर देखें तो -1 पर वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है, पक्का आ रही है। अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले फंक्शन क्या है आपका? एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस a। आप -1 पर वैल्यू बताइए कितनी आएगी? a प्लस 2 आएगी। a पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, तो बताइए वैल्यू कैसी? पॉजिटिव। क्लियर? अच्छा, हम एक रफ आइडिया लेते हैं। रफ आइडिया देखा जाएगा, किस्मत हमारी है तो हम रफ आइडिया लेते हैं। यहाँ पर कहीं -2 मान लेते हैं, होगा? तो -2 पे इसकी वैल्यू अगर हमने निकाली तो -2 पर इसकी वैल्यू आएगी a-2, पक्का आएगी। तो -1 पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और चूंकि a 0 से 2 है, 0 और 2 पर ओपन है, तो 0 से 2 -2 करेंगे तो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब -2 पर वैल्यू नेगेटिव है और -1 पर वैल्यू पॉजिटिव है, तो एक रूट डेफिनेटली -2 से -1 के बीच में आएगा, यानी x1 -2 से -1 के बीच में आएगा। और अगर x1 -2 से और -1 के बीच में आएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -2। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे रूट की तरफ चलते हैं, x2 की तरफ। अब आप x2 पर आ जाइए। ठीक, अच्छा, ये 0 दिख रहा है और ये 1 दिख रहा है ना? देख लेते हैं। तो 0 पर इसकी वैल्यू कितनी थी? 0 पर इसकी वैल्यू a थी, जो कि पॉजिटिव है। और अगर आप 1 पर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1 पर वैल्यू आएगी a-2 विच इज नेगेटिव। a-2 इज नेगेटिव, तो 0 पर पॉजिटिव और 1 पर नेगेटिव, इसका मतलब एक रूट 0 से 1 में भी लाई करेगा। तो x2 किसके बीच में लाई कर रहा है? x2 लाई कर रहा है 0 से 1 में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0, पक्का है। चलिए, दोनों रूट पता चल गए। अब तीसरे पर आते हैं। ठीक, अच्छा, 1 पर वैल्यू मुझे पता चली गई, नेगेटिव आ रही है।
अब आईडीएस है, वापस आईडीएस है, हम 2 पर देखते हैं, हम 2 पर देखते हैं, देखा जाएगा। तो हमने 2 पर वैल्यू निकाली और 2 पर वैल्यू कितनी आएगी, 2 पर आएगी a+2 विच इज पॉजिटिव। वेरी गुड। तो 2 पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, 1 पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो रूट आएगा, रूट आएगा इसका मतलब ये रूट किसके बीच में लाई करेगा, 1 से 2 के बीच में लाई करेगा। तो x3 मेरा 1 से 2 के बीच में लाई करेगा, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x3 1 होगा। क्लियर। तो हमने तीनों की वैल्यू निकाल ली है, उठा के यहाँ रख दीजिए। तो आपका आंसर आएगा -2 + 0 + 1 एंड द आंसर इज 1। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पास जो है ना, ये इक्वेशन दे रखी है, क्यूबिक इक्वेशन आपके पास है और आपसे बोला गया है कि इसके 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हैं। अपन ने fx लिख दिया, ये fx आ गया अपने पास, आ गया fx। अब आपने इसका f' निकाला, कितना आएगा f'? तो 3x² आएगा -3x आएगा, यानी 3x × x - 1 आएगा। ठीक, अच्छा 0 और 1 दो रूट मिलेंगे आपको, प्लस माइनस और प्लस। क्लियर है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर f' के 2 रियल रूट मिल रहे हैं तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब आपको f' के 2 रियल रूट मिल रहे हैं तो आपको सीधा सीधा एक ही काम करना है, क्या कि अगर आपको 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट चाहिए तो इन दोनों पर वैल्यू का प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए। तो f(0) × f(1) मस्ट बी नेगेटिव। तो f(0) पे बताइए वैल्यू कितनी आएगी, 5/2 माइनस log m टू द बेस 1/4। और 1 पर वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 पर आएगी वैल्यू 5/2 माइनस 3/2 कितना आएगा 1, 1 + 1 2। ठीक है, तो 2 माइनस log m एंड दैट शुड बी नेगेटिव। क्लियर, यहां तक आ गया। यहां तक आने के बाद क्या करेंगे, यहां तक आने के बाद सिंपली इस एक्सप्रेशन को हम t बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, t बोल देते हैं। तो ये बन जाएगा t - 5/2 और ये बन जाएगा t - 2 < 0, यानी t की वैल्यू आएगी 2 से लेकर और 5/2 के बीच में। श्योर, तो t की वैल्यू आ जाएगी 2 से लेकर 5/2 के बीच में। अच्छा t किसको माना था, आपने t माना था log m को। क्लियर है। अब चूंकि बेस 1/4 है यानी 1 से छोटा है, तो जब हम बेस को शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो जब मैं बेस को शिफ्ट करूंगा तो ये आएगा 1/16 साइन चेंज, और जब मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो ये आएगा 1/4 की पावर m/2 1/32। ये आपका आंसर आएगा। m की वैल्यू उसने मेरे से पूछी थी कि m की वैल्यू क्या होगी, तो m की वैल्यू हमारे पास होगी 1/32 से लेकर 1/16 तक। डियर स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट्स डेली हमारा वीडियो देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको और वीडियो देखने को मिलें तो आपको सिर्फ इतना करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस लिंक पर क्लिक करना है और आप वहां पर जाकर अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके डाउट्स भी सॉल्व हो, आपको कोर्स भी अवेलेबल हो, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल हो, तो आपको सिंपली आपको करना क्या है, आपको हमारा प्रीमियम कोर्स लेना है। जैसे ही आप हमारा प्रीमियम कोर्स लेंगे उसके अंदर आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, यानी आपको हर चीज अवेलेबल होगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे जरूर लें। और क्वेश्चन देखते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि x³ + 3a - 7 × x² + 3a² - 9x + 1 if fx has positive point of maxima। यूनिक क्वेश्चन है, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब तक किसी क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया कि जो मैक्सिमा आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक, तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। तो आपने अगर मुझसे बोला कि fx हैज पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो मैं क्या करूं, तो सबसे पहले मैंने इसका f' निकाला। तो उसका f' आएगा 3x² + 6a - 7x + 3a² - 9 आ गया। ठीक, अब आप बोल रहे हो कि भाई इसका मैक्सिमम पॉइंट का पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से मुझे 2 रूट मिलेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से मुझे कोई रूट नहीं मिला तो भाई मैक्सिमम मिनिमम कैसे आएगा, और दोनों रूट बराबर हो गए तो भी मैक्सिमम मिनिमम नहीं आएगा। इसका मतलब डेफिनेटली अगर मुझे मैक्सिमम या मिनिमम मिल रहा है तो इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट होंगे। कौन कौन से, मान लेते हैं x1 और x2। तो साइन डायग्राम बनाया हमने x1 और x2, प्लस माइनस और प्लस बना लिया। श्योर। अब आप कह रहे हो कि प्लस से माइनस जाते हैं तो क्या मिलता है भाई, मैक्सिमा, और माइनस से प्लस जाते हैं तो क्या मिलता है, मिनिमा।
तो सिंपल उसने बोला है कि जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आपको मिलेगा, जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा वो कैसा है, पॉजिटिव है, यानी डेफिनेटली x1 पॉजिटिव है। और अगर x1 पॉजिटिव है तो x2 को पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि साइन डायग्राम हम बनाते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में बनाते हैं। तो अगर x1 पॉजिटिव है तो x2 भी पॉजिटिव होगा। और अगर x1 x2 दोनों पॉजिटिव है तो पहली कंडीशन क्या होगी कि x1 प्लस x2 पॉजिटिव होना चाहिए, सम ऑफ रूट्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और तीसरी बात इस क्वाड्रेटिक का d कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपको 3 कंडीशन लगानी है और इन 3 कंडीशन से आपको ए मिल जाएगा। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन को रिव्यू करिए। एफ डैश एक्स निकाला, यहाँ से 2 रूट क्यों मिलेंगे, क्योंकि उसने बोला है मैक्सिमा या मिनिमा तो मिलेगा ही मिलेगा, मैक्सिमा बोला उसने तो मैक्सिमा मिल रहा है, इसका मतलब इसके 2 रूट होंगे। ठीक है, अच्छा फिर हमने साइन डायग्राम बनाया तो प्लस से माइनस जाते हैं तो मैक्सिमा मिलेगा। उसने बोला है कि मैक्सिमा वाला पॉइंट पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो दोनों का सम पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, और डी पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इस इक्वेशन के 2 रियल रूट मिल रहे हैं। अब आप इन तीनों कंडीशंस को लगा दीजिए, लगाते हैं तो क्या होगा, देखिए पहले बात x1 प्लस x2 कितना आ जाएगा, माइनस a माइनस 7, साथ में 2 भी आएगा, ग्रेटर देन 0, यानी a लेस देन 7 आएगा। ठीक, दूसरी कंडीशन है x1 x2 पॉजिटिव कर देते हैं। बस अगर x1 x2 पॉजिटिव करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 9 पॉजिटिव होगा, यानी a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ठीक, और लास्ट कंडीशन है d ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। लास्ट कंडीशन है d ग्रेटर देन 0 कर देते हैं, इसका d निकाल लेते हैं। इसका d आएगा 36 a माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 36 a स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अपने पास आएगा माइनस का 14a प्लस 58 ग्रेटर देन 0, यानी यहाँ से मेरे पास आएगा 29/7 से छोटा होना चाहिए। क्लियर, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, मुझे तो कॉन्सेप्ट सिखाना था, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया। ये तीनों कंडीशन आप लगा लीजिए, और तो इसका उसका कॉमन ले लेंगे, तो तीनों का आप कॉमन लेंगे तो फाइनल आंसर आएगा आपके पास a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 यूनियन 3 से लेकर 29/7 तक। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास क्यूबिक का है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि हमें पूछा गया, उसने पूछा है कि आपको बताना है कि इसमें इस इक्वेशन के, जो क्यूबिक इक्वेशन आपके पास है, इसके 2 रूट्स या तो नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव होगा, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, दूसरा पूछ रहा है कि ऑल 3 रियल रूट्स, क्या इसके सारे रूट्स रियल हैं। ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा, एक रियल 2 इमेजिनरी है, या फिर उसने बोला है कि 2 रूट्स ऑफ f(x) = 0 आर पॉजिटिव एंड 1 रूट इज नेगेटिव। ठीक, अच्छा मैंने आपको क्या सिखाया, क्यूबिक के अंदर मैंने ये सिखाया था, सबसे पहले f(x) निकालोगे। f(x) निकालने के बाद अगर उसके 2 रियल रूट आते हैं और उन दोनों रियल रूट पर फंक्शन की वैल्यू का प्रोडक्ट अगर क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो 3 रियल रूट होंगे। तो सबसे पहले मैं इसका f(x) निकालता हूं। ठीक है, क्या निकालता हूं, इसका मैंने f(x) निकाला, कितना आएगा इसका f(x) 6x² माइनस 6x माइनस 12। ठीक है, तो 6 कॉमन आएगा तो x² माइनस x माइनस 2, कितना आएगा x माइनस 2 इंटू x प्लस 1। तो यहां से -1 और 2 प्लस माइनस और प्लस। क्लियर है, अच्छा यहां तक आने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि प्लस से माइनस जाते हैं तो क्या मिलता है, मैक्सिमा। ठीक है, और माइनस से प्लस जाते हैं तो क्या मिलता है, मिनिमा। श्योर, ठीक है। अच्छा ये f(x) के 2 रूट मिल गए। मैंने आपसे बोला था कि अगर इन दोनों रूट्स पर वैल्यू का प्रोडक्ट नेगेटिव आता है, यानी f(-1) इंटू f(2) निकालते हैं, f(-1) इंटू f(2) निकाल के देख लेते हैं क्या आता है, f(-1) इंटू f(2) निकाल लेते हैं। तो यहां पर -1 रख देंगे, क्या रख देंगे, -1। तो -1 रखेंगे तो कितना आएगा 15, -2 करेंगे 13, 13 माइनस 3 10, तो f(-1) तो आ रहा है 10। ठीक है, f(2) निकालते हैं, f(2) कितना आएगा 16 माइनस ये कितना आएगा 12 माइनस 24 प्लस 3, जो भी आ रहा है नेगेटिव आ रहा है भाई, जो भी आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इन दोनों पर वैल्यू का प्रोडक्ट चूंकि नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इसके 3 रियल रूट्स होंगे और वो तीनों डिस्टिंक्ट होंगे, तीनों डिस्टिंक्ट होंगे। ये बात मैंने चिल्ला के बोल दी आपको कई बार। क्या बोला था मैंने कि सबसे पहले f(x) निकालो, f(x) के अगर 2 रूट आते हैं, दोनों रियल हैं,
दोनों रियल रूट्स आते हैं, अगर उन दोनों पर वैल्यू का प्रोडक्ट नेगेटिव आता है, इसका मतलब मेरी इक्वेशन के 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, इसका मतलब ये आंसर सही है। ठीक है, अब बात आती है, इंपॉर्टेंट जो बात है वो दूसरी बात है कि पॉजिटिव कितने होंगे, नेगेटिव कितने होंगे, वो भी चेक कर लेते हैं। तो हम इसका एक रफ ग्राफ बना लेते हैं। ओके, इसका हम एक रफ ग्राफ बना लेते हैं। तो आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। तो हमने इसका ग्राफ कैसे बनाया, ठीक, आपको दिख रहा है -1 पर मैक्सिमा है, -1 पर क्या है, मैक्सिमा है, और -1 पर इसकी जो वैल्यू आई थी पॉजिटिव आई थी, राइट है। आपने देखा था कि -1 पर इसकी जो वैल्यू आई थी वो पॉजिटिव आई थी, 10 आई थी। तो -1 पर मैक्सिमा है, ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक, 0 पर वैल्यू देखिए, 0 पर फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ था, 0 पर वैल्यू 3 थी, 0 पर वैल्यू कितनी थी, 3, 0 पर वैल्यू 3 थी। ठीक है, 0 पर वैल्यू 3 है, और उसके बाद 2 पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, 2 पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, -1 पर मैक्सिमा है, 2 पर मिनिमा है, ग्राफ -1 तक बढ़ा, फिर 2 तक घटा, और चूंकि 0 पर वैल्यू पॉजिटिव है, फिर ग्राफ ऐसा गया, 2 पर वैल्यू नेगेटिव है, ये हमने कैलकुलेट किया है, और फिर वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्लियर। तो इस ग्राफ से एक बात तो मुझे समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई, कि एक बात तो क्लियर है, इसके 3 रूट होंगे, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा, और चूंकि ये दोनों रूट पॉजिटिव साइड पर हैं और ये रूट नेगेटिव साइड पर हैं, तो आंसर आएगा 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव रूट। ठीक है, इस इक्वेशन के 2 पॉजिटिव होंगे और 1 नेगेटिव होंगे। क्लियर। तो इसका आंसर आएगा 2 रूट्स ऑफ fx इक्वल्स टू 0 आर पॉजिटिव एंड 1 रूट इज नेगेटिव। तो इसका आंसर बी और डी होंगे। तो इस क्वेश्चन के 2 आंसर थे, आंसर बी इज करेक्ट और आंसर डी इज करेक्ट। देखिए, अब हम बात करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, है ना। 2 कर्व्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अगर आप मुझसे पूछोगे कि 2 कर्व के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो फंडामेंटल हमेशा याद रखिए, है ना। जब भी हमें 2 कर्व्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो हम पहले दोनों पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दोनों पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे विच इज पैरेलल, दोनों पे पैरेलल होगी टेंजेंट, और जो कॉमन नॉर्मल होगा ना, जो दोनों का कॉमन नॉर्मल होगा, दैट कॉमन नॉर्मल गिव्स मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम हमेशा उन दोनों कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो दोनों टेंजेंट पैरेलल होंगी, और जिनका कॉमन नॉर्मल होगा दैट विल प्रोवाइड यू द मिनिमम डिस्टेंस। ठीक, तो हमारी जो हेडिंग है वो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 कर्व्स। समझ में आ गया, यानी हमें 2 कर्व्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। फंडामेंटल याद रखिएगा, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, जैसे मेरे पास 2 कर्व हैं, कोई भी 2 कर्व है, जैसे मान लेते एक लाइन है और ये कर्व है, ओके। अब इन दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस निकालनी है, तो हमें करना क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक लाइन है और ये कर्व है, तो हम क्या करेंगे, इस कर्व पर सबसे पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो कि इसके पैरेलल होगी। ध्यान रखना, पैरेलल होनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी, अगर मुझे एक लाइन और एक कर्व के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कर्व पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो इसके पैरेलल होगी, और जो कॉमन नॉर्मल होगा, जो इन दोनों का कॉमन नॉर्मल होगा, दिस कॉमन नॉर्मल विल गिव्स यू मिनिमम डिस्टेंस। ये आपको क्या देगा, ये आपको मिनिमम डिस्टेंस देगा। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, दोनों का जो कॉमन नॉर्मल जो दिख रहा है, दिस विल प्रोवाइड यू द मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। y minus x, y minus x equals to 1 and y square equals to x। ठीक है, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, मुझे इन दोनों कर्व्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले फंडामेंटल याद रखिए जो मैंने आपको समझाया है ना, क्योंकि एक लाइन है, किस्मत है अच्छी है, मैं तो कहता हूँ लाइन आ गई तो दिक्कत ही खत्म हो गई। तो सबसे पहली बात, एक लाइन है और एक कर्व है ना। अच्छा, y स्क्वायर इक्वल्स टू x हम सबको आता ही है, ठीक है, y स्क्वायर इक्वल्स टू x हम सबको आता ही, पैराबोला है। और ये लाइन कौन सी हो गई, ये लाइन हो गई y इक्वल्स टू 1 प्लस x। कौन सी हो गई, y इक्वल्स टू 1 प्लस x। तो ये लाइन ऐसे चली जाएगी। समझ आ गया। तो ये ग्राफ आपका ऐसे चला जाएगा। अब हमें इन दोनों कर्व्स के बीच की क्या निकालनी है, मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो हमें इन दोनों कर्व की अगर मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, तो सबसे पहली बात हम पैराबोला पर पॉइंट क्या लेते हैं, है ना। तो ये जो कर्व हमारे पास है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पर, आप याद करिए हम पॉइंट क्या लेते थे, 80 स्क्वायर कॉमा 280, ये लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पर a का काम कितना है, 1/4। a का काम कौन कर रहा है, 1/4। तो पॉइंट आएगा t स्क्वायर बाय 4। ठीक है, t स्क्वायर बाय 4 और t/2। क्या मेरी बात समझ में आ गई। सबसे पहली बात ध्यान रखिए, y स्क्वायर इक्वल्स टू x है, बिल्कुल है। y स्क्वायर इक्वल्स टू x है तो 4a कितना हुआ, 1। 4a अगर 1 है
अगर 4a की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू कितनी होगी 1/4 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। हम कोई पॉइंट लेते थे तो कौन सा लेते थे 80 स्क्वायर 280 80 स्क्वायर 280 a की जगह क्या रखेंगे 1/4 रख लेंगे, ये आ जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात पॉइंट का सिलेक्शन कर लेते हैं t²/4 और t/2 कर लिया। मैंने क्या समझाया था आपको, अगर मुझे इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट जो कि इस लाइन के पैरेलल है। ठीक, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा जो कि इसके पैरेलल है। क्लियर, तो आइए इस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो कि इस लाइन के पैरेलल है। कर लिया। ठीक, अब चूंकि दोनों टेंजेंट दोनों लाइंस पैरेलल है, मैथ्स कहती है अगर दो लाइंस पैरेलल है तो दोनों के स्लोप क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से आप dy/dx निकालें, क्या निकालेंगे, यहां से आप dy/dx निकाल लीजिए, कितना आएगा, यहां से dy/dx आएगा 1/2y आ गया। ठीक है, अच्छा y की जगह क्या रखेंगे t/2, y की जगह क्या रखेंगे t/2, तो ये आएगा 1/t आ गया। ठीक, तो हमने इस टेंजेंट का स्लोप निकाल दिया। इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा dy/dx, dy/dx आ गया, y की जगह हमने रख दिया t/2, तो ये आ गया 1/t। क्लियर, और चूंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो दोनों के स्लोप बराबर होंगे। अच्छा, इस लाइन का स्लोप कितना है 1, y = x+1, y = x+1 और y = x+1 का स्लोप क्या होता है बेटा 1 होता है। ठीक है, तो चूंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो इसको हम बराबर कर देंगे 1 के। क्यों कर दिया, समझ आ गया, क्योंकि ये आपने जो स्लोप निकाला है ये टेंजेंट का स्लोप है और चूंकि ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन का स्लोप 1 है तो इसको इक्वल कर दिया, तो t की वैल्यू 1 आ गई और t की वैल्यू 1 आ गई तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया 1/4, 1/2। क्लियर, तो मेरे पास ये पॉइंट आ चुका है और मैंने आपसे क्या बोला, चूंकि ये पॉइंट मुझे पता चल चुका है तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मेरी मिनिमम डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ ये मुझे मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी आएगी वो मुझे क्या देगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो लाइन क्या है हमारे पास, लाइन है x - y + 1 = 0 और पॉइंट क्या है हमारे पास 1/4, 1/2। तो आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकाल सकता। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी, मॉड 1/4 - 1/2 + 1/√2। क्लियर, जो भी आपका आंसर आएगा आप देख लीजिएगा। तो आंसर मुझे जो नजर आ रहा है वो आ रहा है 1/2 जाएगा, 1/2 + 1/4 3/4, तो 3/4√2 आंसर आएगा। जो भी कैलकुलेशन आप देख लीजिए, ये आपका आंसर है। ठीक, तो ये एक तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को डील करने का। आपने किया क्या, समझ में आया, पहले आपने पॉइंट का सिलेक्शन किया, करेक्ट है, आपने पॉइंट ले लिया। मेरे ख्याल से पॉइंट लेने में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है, पॉइंट आप लोगे। पॉइंट लेने के बाद इस पॉइंट पर आपने टेंजेंट का स्लोप निकाला, इस पॉइंट पर आपने टेंजेंट का स्लोप निकाला, पॉइंट रख दिया, पॉइंट रखा तो स्लोप आया 1/t, वो किसके इक्वल होगा 1 के, t आ गया, t आ गया तो पॉइंट आ गया और पॉइंट आ गया तो इस लाइन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ली, तो आपका आंसर आ गया 3/4√2। जो भी है वो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, है ना, जो भी आपका आंसर आएगा वो ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए उसने बोला है इफ डी बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, उसने बोला है कि इन दोनों कर्व्स के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है ना वो डी है। ठीक, उसने बोला है कि इन दोनों कर्व्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस डी है, तो बताइए d+1 का स्क्वायर क्या होगा। क्वेश्चन है कि d+1 का स्क्वायर क्या होगा। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले मैं डी निकालूंगा। भाई एक बार अगर डी निकल गया तो d+1 का स्क्वायर तो हम निकाल ही लेंगे। तो अल्टीमेटली अगर क्वेश्चन देखा जाए तो ये क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ही है। अच्छा देखिए, पहला वाला कर्व y² = 8x, ये हम सबके लिए वेल नोन है। ठीक, दूसरे वाले कर्व को अगर आप ढंग से देखेंगे, अगर मैं यहां पर 1 कर दूं ऐड और उधर भी 1 ऐड कर दूं, अगर मैं इधर 1 ऐड कर दूं और उधर भी 1 ऐड कर दूं, तो आपको दिख गया होगा बेसिकली दूसरा वाला जो कर्व है आपका वो पता है क्या है। दूसरा वाला कर्व अगर आप देखेंगे तो x² है और y + x² = 1 है। ठीक, तो पहला वाला कर्व y² = 8x है और दूसरा वाला कर्व है x² + y + x² = 1 है। अब मैं दोनों कर्व्स को ड्रॉ करता हूं, अब मैं दोनों कर्व्स को ड्रॉ कर लेता हूं, अब मैं दोनों कर्व्स को ड्रॉ कर लेता हूं। ये पहला कर्व हो गया, ठीक है, सबको आता है पैराबोला। और दूसरे वाले कर्व को अगर हम देखें तो इसका जो सेंटर है ना वो है 0, -x और रेडियस कितनी है 1। ठीक, तो सर्किल कहीं यहां बनेगा
सर्किल कहीं यहाँ बन रहा होगा, ठीक है, बन गया होगा। और सेंटर कितना है 0, -6, ठीक है, सेंटर कितना है 0, -6 और रेडियस कितनी है 1, राइट। अच्छा, अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस d है, तो हमें चाहिए d+1 का स्क्वायर। अब आप समझना मैं क्या करने वाला हूं, क्वेश्चन को ढंग से समझें। देखिए मैं क्या करूंगा, है ना, देखिए ये सेंटर आपको पता है 0, -6 है, ठीक, सेंटर आपको पता है 0, -6 है, राइट। चलिए, अच्छा हमने क्या बोला था, जब भी हमें दो कर्व के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो हमें एक टेंजेंट लेनी होती है जो दोनों पर पैरेलल हो, ठीक है। तो पहले इस पे एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं वो पॉइंट हमने ले लिया 80², 280। पॉइंट क्या लेते हैं हम 80², 280। तो भैया a कितना है यहाँ पर, a2 है, a कितना है 2 है, ठीक है। तो पॉइंट आ गया 80², 280, ये पॉइंट आ गया, क्लियर। तो सबसे पहले हमने पॉइंट लिख लिया। पॉइंट लिखने के बाद हमें पता है हमने इस पर क्या ड्रॉ की, टेंजेंट। हमने क्या ड्रॉ की, टेंजेंट, ठीक है, हमने टेंजेंट ड्रॉ कर ली। अच्छा मिनिमम डिस्टेंस कौन देगा, कॉमन नॉर्मल क्या लगूंगी, किसके लगूंगी, कॉमन नॉर्मल क्या लगूंगी। और हम सब जानते हैं कि सर्किल में ड्रॉ किया गया नॉर्मल सर्किल के सेंटर से पास होता है, सर्किल में ड्रॉ किया गया नॉर्मल सर्किल के सेंटर से पास होता है, ठीक है। तो अगर मैं सेंटर को C नाम दे दूं और इस पॉइंट को मैं Q नाम दे दूं, तो अल्टीमेटली मुझे कौन सी डिस्टेंस चाहिए, मुझे PQ निकालना है। क्या निकालना है, मुझे PQ निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस। तो व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस PQ, दिस इज द डिस्टेंस विच इज अलोंग द कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल के अलोंग यानी मुझे PQ निकालना है। अब PQ निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, PQ निकालने के लिए अगर मैं किसी तरह से पॉइंट P निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक। तो मुझे फोकस करना है पॉइंट P पर। किस पर फोकस करना है, पॉइंट P पर, राइट। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इस पॉइंट P पर टेंजेंट का स्लोप निकाला। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx इक्वल टू आएगा 4/y आ गया, ठीक है। यहां पर आप रखेंगे पॉइंट, क्या रखेंगे 2t² 4t, तो ये आएगा 4/4t यानी 1/3 आ गया। चीजों को समझना, बहुत अच्छे से समझना। ये क्वेश्चन आया हुआ ऑलरेडी, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो उसको समझने की जरूरत है। पिछले वाला क्वेश्चन भी मेंस में आया हुआ था, तो क्वेश्चन को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने क्या समझा कि हमने इसका टेंजेंट का स्लोप निकाला, ठीक है, निकाल लिया टेंजेंट का स्लोप। तो ये तो टेंजेंट का स्लोप है और ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक। तो अगर टेंजेंट का स्लोप 1/t है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, -t। भाई मेरी सारी लड़ाई P पॉइंट निकालने की है। अगर मैंने P निकाल लिया तो मैं लड़ाई जीत गया, मेरा सारा फोकस P पर है। और P अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या निकालना चाहिए, T। अगर मैं T निकाल लूंगा तो P अपने आप आ जाएगा, राइट। तो अब देखिए हमने क्या किया, हमने इस पर टेंजेंट का स्लोप निकाला और फिर हमने नॉर्मल का स्लोप लिख लिया, क्लियर। चूंकि यही लाइन नॉर्मल है, चूंकि यही लाइन नॉर्मल है, तो चूंकि यही लाइन नॉर्मल है तो इस लाइन का स्लोप मैं लिख सकता हूं 2 पॉइंट फॉर्म से, ठीक है। तो इसका स्लोप हम लिख सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से, यानी y2 - y1 x2 - x1। तो इसका स्लोप मैंने निकाला -t और इसी का स्लोप मैं लिख सकता हूं, कैसे लिखूंगा 4t + 6/2t² - 0, क्लियर। तो नॉर्मल का स्लोप कितना, -t, और उसी नॉर्मल का स्लोप हमने किससे लिखा, y2 - y1 x2 - x1 लिख लेंगे। तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 2t³ + 4t + 6 = 0, यानी t³ + 2t + 3 = 0। और यहां से t की वैल्यू आएगी -1 आ गई। और चूंकि t आ चुका है यानी पॉइंट P आ चुका है, तो t आएगा -1 और t उठा के यहां रख देंगे, तो पॉइंट P आ जाएगा आपका 2, -4, ठीक। यानी हम आधी से ज्यादा लड़ाई जीत चुके हैं, हमने P पॉइंट निकाल लिया और P पॉइंट कितना आ रहा है 2, -4, राइट। अब एक छोटा सा पॉइंट है ना, छोटा सा पॉइंट, आपको क्या चाहिए भाई, आपको तो PQ चाहिए ना, आपको तो PQ चाहिए बस। तो अल्टीमेटली करना क्या है, अगर आपको PQ चाहिए तो आप क्या करोगे, P में से CQ सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आपको चाहिए मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, D इक्वल्स टू क्या है, PQ। और PQ कैसे निकालेंगे, CP में से CQ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्लियर। अच्छा CP हम निकाल सकते हैं कैसे, क्योंकि P पॉइंट आ चुका है, P पॉइंट आ चुका है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप CP निकाल लो। कितनी आएगी CP, तो CP आ जाएगा आपका √4 + √4 √8 आएगा। और CQ क्या है, CQ क्या है भाई, CQ तो इसकी रेडियस है ना, CQ क्या है, इसकी रेडियस है, और इसकी रेडियस कितनी थी 1,
ठीक है, यानी अल्टीमेटली मिनिमम डिस्टेंस आ गई 2√2 -1, मिनिमम डिस्टेंस आ गई 2√2 -1। क्लियर। अब आपने मुझसे पूछा क्या है, आपने मुझसे पूछा था d+1 का होल स्क्वायर, आपने मुझसे पूछा था d+1 का होल स्क्वायर, तो आपने पूछा था d+1, बताइए d+1 किसके इक्वल होगा, 2√2 के, तो d+1 का स्क्वायर क्या होगा, 8। ये आपका आंसर है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8। आप लोग हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं और बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, तो बच्चे लगातार बोल रहे हैं कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, इस टॉपिक की वीडियो डालिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे और उसे सब्सक्राइब करेंगे तो आप जिस टॉपिक की डिमांड हमसे लगातार कर रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स वहां पर अवेलेबल हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि मोशन के YouTube चैनल पर जाना है, उसे सब्सक्राइब करना है, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे वहां पर आपकी डिमांड का हर टॉपिक अवेलेबल है और उसको जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आपसे उसने बोला है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस कर्व एंड दिस कर्व, इन दोनों कर्व्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, d है। तो आपको बताना है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन mod sin थीटा इक्वल्स टू 2√d इन -π to 2π। ठीक, तो आपको बताना है कितने सॉल्यूशंस आएंगे, यानी थीटा की कितनी वैल्यू आएंगी। क्वेश्चन ये है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि थीटा की कितनी वैल्यू आएंगी। पर पहले यार d तो निकालें। d मतलब इन दोनों कर्व्स के बीच की डिस्टेंस, d मतलब इन दोनों कर्व्स के बीच की डिस्टेंस, राइट। तो देखिए, सबसे पहले पहला वाला कर्व क्या लिखा हुआ है, पहला वाला कर्व लिखा हुआ है x -½ ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला कर्व क्या लिखा हुआ है, y -½ क्लियर। इस वाले कर्व को हम बना सकते हैं पैराबोला, हाफ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पैराबोला इसको भी हम बना सकते हैं, ये भी हाफ पर शिफ्ट हो जाएगा, बन गया। ठीक, आपने एक बात नोट करी, इन दोनों कर्व में खास बात है, अगर ऊपर वाली इक्वेशन में मैं x की जगह y और y की जगह x रख दूं तो यही कर्व बन जाएगा। ठीक, अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में x की जगह y और y की जगह x रख दूं तो आपको नीचे वाली इक्वेशन मिल जाएगी। इसका मतलब बोथ कर्व आर सिमेट्रिक अबाउट लाइन y इक्वल्स टू x, यानी दोनों कर्व कौन सी लाइन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक हैं, y इक्वल्स टू x के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक हैं। तो बस मेरा काम हो गया। अगर इसका फील नहीं आता ना तो क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता। ठीक, आपको फील आ गया कि सीधी सी बात है, ऊपर वाले कर्व में अगर मैं x की जगह y और y की जगह x रख दूंगा तो कोई चेंज ही नहीं आएगा बेटा, तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब दोनों कर्व किसके रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, y इक्वल्स टू x के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। अब हम बार बार एक ही बात कहते हैं, हम क्या बोलते हैं कि जब दोनों कर्व के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालनी हो तो हमें हमेशा करना क्या है, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और एक टेंजेंट यहां ड्रॉ करेंगे, दोनों पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, समझ आ गया। तो हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ की यहाँ पर, टेंजेंट ड्रॉ की यहाँ पर, और ये दोनों टेंजेंट किसके पैरेलल हैं, y इक्वल्स टू x के। क्लियर, ये दोनों टेंजेंट किसके पैरेलल हैं, y इक्वल्स टू x के। अब मुझे मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, क्या निकालनी है, मिनिमम डिस्टेंस। तो अगर ये पॉइंट P है और अगर ये पॉइंट Q है तो बताइए मिनिमम डिस्टेंस किसके अलाउंग होगी, मिनिमम डिस्टेंस होगी बेटा कॉमन नॉर्मल के अलाउंग, ये मिनिमम डिस्टेंस होगी कॉमन नॉर्मल के अलाउंग, राइट। तो बस हमें करना क्या है, बस सीधी सी बात है, अगर मुझे D निकालना है तो मुझे P पॉइंट चाहिए, P पॉइंट आएगा तो Q पॉइंट हम एक लाइन में लिख लेंगे, यानी अल्टीमेटली हमें जो लड़ाई लड़नी है वो किसके लिए लड़नी है, P पॉइंट के लिए। और एक बात तो तय है कि अगर ये पॉइंट x1, y1 है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, y1, x1। श्योर है। तो अल्टीमेटली मुझे करना क्या है, अब मुझे ये पॉइंट निकालना है। तो चूंकि ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, चूंकि ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है तो दोनों के स्लोप क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चूंकि ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है तो इस पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप बराबर होंगे। तो आप एक काम करो, उस पर टेंजेंट का स्लोप निकालो, निकालो यहाँ से dy/dx। तो बताइए dy/dx कितना आएगा, 1/2y। अच्छा, अगर आप पॉइंट रखेंगे तो कितना आएगा, 1/2y1। आ गया, क्लियर आ गया। और ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन का स्लोप कितना है भाई, इस लाइन का स्लोप है 1, इस लाइन का स्लोप कितना है 1। तो बताइए y1 कितना आया, हाफ। क्लियर। तो यहां पर आपने जो टेंजेंट ड्रॉ की थी उसका स्लोप इस लाइन के स्लोप के बराबर है, तो यहां पर हमने टेंजेंट का स्लोप निकाला, उसको लाइन के स्लोप के बराबर किया, y1 आ गया। y1 आ गया तो क्या हम x1 निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। इस y1 की वैल्यू को कर्व में रख देना,
क्लियर? इस y1 की वैल्यू को कर्व में रख देना, तो y1 की जगह हाफ रख देना, तो यहां से x1 आ जाएगा 3/4। क्लियर? तो बताइए p पॉइंट कितना आया? तो p पॉइंट आया 3/4, 1/2। तो पॉइंट q कितना आया? 1/2, 3/4। क्लियर? और चूंकि ये दोनों पॉइंट आ चुके हैं तो हम PQ निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ 3/4 माइनस 1/2 का स्क्वायर। श्योर है? तो 3/4 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा 2 टाइम्स। अच्छा 3/4 में से 1/2 गया तो 1/4 का स्क्वायर, यानी 1/2√2 आएगा। ये क्या आएगा? 1/2√2। ठीक, यानी डी निकल कर आ गया हमारे पास 1/2√2। ठीक, अगर एग्जामिनर चाहता तो क्वेश्चन यहीं पर खत्म कर सकता था, उसने खत्म नहीं किया इस क्वेश्चन को, उसने आगे ले लिया। उसने कहा कि नहीं मुझे आगे बताओ। इस क्वेश्चन में उसने एक चीज़ और बोली है। क्या बोली है? कि मॉड साइन थीटा अगर 2√2d के बराबर है, मॉड साइन थीटा अगर 2√2d के बराबर है तो थीटा निकालना है आपको। ठीक, तो अब क्वेश्चन में आगे बढ़ना है, इस क्वेश्चन में हमें आगे बढ़ना है और क्या करना है, क्योंकि मॉड साइन थीटा किसके बराबर है? 2√2d। डी कितना है हमारा? 1/2√2। क्लियर? तो यानी मॉड साइन थीटा किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। और चूंकि मॉड साइन थीटा 1 के बराबर आ चुका है तो थीटा कहाँ से कहाँ तक है? -π से लेकर 2π तक है। तो -π से लेकर 2π में बताइए थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? -π/2 +π/2 और 3π/2। क्लियर? क्योंकि मॉड है, साइन π/2 1 होगा, साइन -π/2 -1 होता था लेकिन मॉड है इसलिए 1 होगा, और 3π/2 पर भी साइन -1 होता था लेकिन मॉड है तो 1 होगा। तो बताइए कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं? 3 वैल्यूज ऑफ थीटा पॉसिबल हैं। 3 वैल्यूज आर पॉसिबल। ठीक है, तो थीटा की 3 वैल्यूज पॉसिबल है। क्या आपका आंसर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, देखिए अभी तक जो हमने 3 क्वेश्चन देखे थे ना, वो सीधे स्ट्रेट क्वेश्चन थे, उसमें हमने कुछ किया नहीं। आपको 2 कर्व दे रखे थे, सीधा आपसे मिनिमम डिस्टेंस पूछी गई थी और आपने सॉल्व कर लिया। ठीक, अब क्वेश्चन को क्या है, कई बार घुमा के पूछता है वो, है ना? घुमा के किस तरह से पूछता है? जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस √2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस 9/x2 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन मेरे सामने लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ढंग से देखें तो आपको दिख रहा होगा ये x1 है और ये x1 पर कर्व, ठीक है ना? ये भी x1 पर है, ठीक है। अच्छा ये x2 है और ये भी x2 पर है, ठीक। तो ये x1 और ये x1 रखने पर y की वैल्यू, ये x2 और x2 रखने पर y की वैल्यू, ठीक। तो ये क्या शो कर रहा है? x1 और x1 रखने पर ये y की वैल्यू, यानी कर्व ये है। ये x2 और x2 रखने पर ये क्या है? y की वैल्यू। यानी मुझे एक बात तो समझ में आ गई, मुझे क्या समझ में आ गया कि यहां पर अगर ध्यान से देखें तो 2 कर्व नजर आ रहे हैं। पहला कर्व नजर आ रहा है √2 माइनस x² और दूसरा कर्व मुझे नजर आ रहा है y = 9/x। क्लियर? तो आपको क्लियरली देखना चाहिए कि आपको 2 कर्व नजर आ रहे होंगे। x1 को यहां रखेंगे तो y आएगा, यानी कर्व ये है। x2 को यहां रखेंगे तो y आएगा, यानी कर्व ये है। तो अल्टीमेटली सबसे पहली बार ऐसे क्वेश्चंस को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखेंगे तो आपको जरूर नजर आएगा कि यहाँ पर हमें 2 कर्व नजर आ रहे हैं, ठीक। अच्छा, इस कर्व को हम बना सकते हैं, ये है सेमी सर्किल, सेमी सर्किल हो गया, ठीक है। √2, 0 माइनस √2, 0, ठीक है। अच्छा, और ये जो कर्व है ना 9/x, ये हमारा कर्व हो गया। ये हमारा कर्व हो गया, ठीक। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे y = 1/x बनाना तो जानते ही होंगे। तो y = 1/x कैसे बनता है भाई? ये y = 1/x बनता है, राइट। और हमने बोला था कि x2 बिलोंग्स टू r प्लस है, r प्लस का मतलब पॉजिटिव साइड पे बनाना है, तो हमें केवल ये वाला ग्राफ बनाना था, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में मिनिमम डिस्टेंस की। देखिए मेरे को लगता है इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा पार्ट तो खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है इस पहचानना कि दोनों कर्व कौन से थे। जिस बच्चे ने पहचान लिया उसके बाद मुझे लगता नहीं कोई बच्चा इसमें अटकने वाला है। कोई बच्चा, कैसा भी बच्चा हो, इस क्वेश्चन को आराम से कर लेगा, ठीक। अच्छा, ये कौन सा कर्व है? xy = c² और xy = c², तो पॉइंट क्या लेंगे? इस कर्व पर पॉइंट लेते थे हम ct, c/t। क्या लेते थे? ct, c/t, ct, c/t। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। हमारे पास जो कर्व होता था xy = c², तो हम पॉइंट क्या लेते थे? ct, c/t, है ना। तो
तो हमने पॉइंट ले लिया सी टी कॉमा सी बाई टी, राइट। अच्छा अब हम क्या करेंगे, हमें तो मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। फंडामेंटल देखो मिनिमम डिस्टेंस का फंडामेंटल क्या है, यहाँ पर सबसे पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, पक्का कर लेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अच्छा टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद हम क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये नॉर्मल किससे पास होगा, सर्कल के सेंटर से पास होगा, ठीक है, श्योर है। तो हमें कौन सी डिस्टेंस चाहिए, हमें तो पी क्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए, पी क्यू चाहिए। और एक बात तो तय है कि पी क्यू किसके बराबर है भाई, पी क्यू बराबर है सी पी माइनस सी क्यू के। सी पी हमें निकालना है और सी क्यू क्या है, सर्कल की रेडियस, और सर्कल की रेडियस कितनी है, सर्कल की रेडियस है √2। श्योर, समझ में आ गया सबको, क्लियर है। तो यहां तक आ गया हमारे पास, मेरे को लगता नहीं इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत है, आराम से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अल्टीमेटली अब मुझे करना क्या है, मुझे पी पॉइंट निकालना है, बस तुम मुझे पी पॉइंट दो, मैं तुम्हें आंसर दूंगा। यानी हमारी सारी लड़ाई किसकी है, पी पॉइंट की है। तो सबसे पहले हम पी पॉइंट पर क्या निकालेंगे, dy बाय dx, राइट। तो इस पॉइंट, इस कर्व का हम क्या निकालेंगे, dy बाय dx। तो हमने इसका dy dx निकाला, बताइए इसका dy dx कितना आएगा, माइनस का 9/x², आ गया, ठीक है। इसमें पॉइंट क्या रखेंगे हम, इसमें x की जगह रखेंगे हम 3t, x की जगह क्या रखेंगे 3t, तो ये आएगा माइनस 9/9t², यानी माइनस का 1/t², आ गया। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा भैया, तो टेंजेंट का स्लोप आया है, हमें तो नॉर्मल का स्लोप चाहिए, इस नॉर्मल का स्लोप, ठीक। और इस नॉर्मल का स्लोप कितना हो गया, t², इस नॉर्मल का स्लोप कितना हो गया, t², आ गया, क्लियर। अच्छा नॉर्मल का स्लोप t² आने के बाद, ठीक है, आपको ये तो समझ में आता ही होगा, क्योंकि यही लाइन नॉर्मल का काम कर रही है, तो यहां से मैं इसका स्लोप लिख सकता हूं। तो एक स्लोप हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इसी लाइन का, और इसी लाइन का हम दोबारा स्लोप लिख सकते हैं, किससे है, 2 पॉइंट फॉर्म से, किससे, 2 पॉइंट फॉर्म से, राइट। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल का स्लोप आया t², और इसी नॉर्मल का स्लोप हम लिख सकते हैं 3/t - 0/3t - 0, क्लियर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, t की पावर 4 = 1, तो t² = 1 और t = ±1, आ गया, क्लियर है, ठीक। हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करनी थी, और चूंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करनी है तो t की वैल्यू हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो चूंकि t की वैल्यू हम 1 लेंगे तो हमारे पास पॉइंट बताइए क्या आएगा, पॉइंट आएगा 3,3, आ गया पॉइंट। और चूंकि मेरा पॉइंट 3,3 आ चुका है तो बस अब मेरा काम खत्म, मुझे क्या निकालना है, मुझे PQ निकालना है। तो PQ क्या होगा भाई, PQ हमारे पास हो जाएगा PQ = CP - CQ। CP हम निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, 3,3 से इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो √18 आएगी, माइनस CQ क्या है, रेडियस, CQ क्या है, रेडियस, ठीक है, इस सर्कल की रेडियस, सेमी सर्कल रेडियस कितनी होगी, √2, क्लियर। तो ये आ जाएगा 3√2 - √2, यानी अल्टीमेटली मेरे पास PQ निकल कर आएगा 2√2, आ गया, क्लियर है। आप कुछ पूछा गया है, वो इसका स्क्वायर पूछा गया है, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूछा गया है। तो यानी आपसे मिनिमम जो वैल्यू पूछी गई है, यानी इसके स्क्वायर की पूछी गई है, ठीक। तो ये तो आपने 2√2 निकाला है, आपसे इसका स्क्वायर पूछा गया है, तो आंसर कितना होगा, आंसर होगा बेटा 2√2 का स्क्वायर, यानी 8, क्लियर। तो इसी तरीके से आप सेकंड वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, सेकंड वाला क्वेश्चन आप ट्राई करिए, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, इस 1 मिनट के अंदर आप लोग सब ट्राई करें ईमानदारी से, क्वेश्चन को उसी तरीके से सोचना जैसे मैंने पिछले वाला क्वेश्चन सोचा था, बिल्कुल उसी तरीके से सोचना है, सोचिए, करें स्टार्ट। चलिए देखिए दूसरा वाला जो क्वेश्चन है आपने देखा होगा, सबसे पहले आपने सोच लिया सबने, ठीक। अच्छा कर्व देख लेते हैं कौन कौन से कर्व हैं, है ना। तो अगर सेकंड वाले क्वेश्चन को ढंग से देखा जाए तो कौन कौन से कर्व देखते हैं, देखिए यहाँ x2 और x2 पर वैल्यू x2 + 4, ठीक, x2 और x2 पर वैल्यू x2 + 4, ठीक है। यहाँ x1 और x1 पर वैल्यू 2√x1 + 2, तो x2 पर वैल्यू x2 + 4 और x1 पर वैल्यू ये, यानी मुझे कर्व मिल चुके हैं, 2 कर्व मुझे मिल चुके हैं। बताइए पहला कर्व क्या मिला, x1 और x1 पर वैल्यू ये, तो यानी मेरा पहला कर्व आ चुका है y = 2√x + 2, ठीक है। मेरा दूसरा कर्व आ चुका है y = x + 4। सोचना ढंग से सोचो, x2 x पर वैल्यू ये, यानी कर्व हो गया x + 4, x1 पर वैल्यू ये, यानी कर्व हो गया 2√x + 2, क्लियर। यहां तक आ गया। यहां तक आने के बाद देखिए, ये मैं आपको बता दूं, कोई भी बच्चा इस कर्व को आराम से बना सकता है, ये पैराबोला है,
अंडर रूट एक्स प्लस 2, आधा पैराबोला, ठीक। तो ये ग्राफ हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 2 का, श्योर है, ठीक है। ये लाइन है, दुनिया में लाइन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप लाइन बना लोगे सब, ये लाइन बन जाएगी। बन गई, ठीक। अब करना क्या है यार, अपन को मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ तो एक कर्व और एक लाइन है, और जब एक कर्व और एक लाइन आ जाए तो फिर तो उससे आसान क्वेश्चन है ही नहीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। तो आपको करना क्या होगा, आपको इस कर्व पर एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, यानी टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी जो कि इस लाइन के पैरेलल हो। तो हमें क्या करना होगा, इस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी जो टेंजेंट किसके पैरेलल हो, इस लाइन के पैरेलल हो। तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं x1 y1, नाम दे दिया, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम दिया x1 y1, इस पर टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं। तो dy by dx हम निकाल लेते हैं। तो बताइए dy dx कितना आएगा, तो dy dx आएगा 1/2 अंडर रूट x प्लस 2, ठीक। इसमें पॉइंट रखेंगे आप x1 y1, तो ये आएगा 1 अंडर रूट x1 प्लस 2 आ गया। और चूंकि ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, चूंकि ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, तो उसके 1 के बराबर कर दीजिए। समझ में आ गया, ठीक है। तो चूंकि ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब इस टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप बराबर होंगे, दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो यहां से x1 की वैल्यू -1 आ जाएगी। श्योर, पक्का है। तो x1 + 2 = 1, तो x1 की वैल्यू -1 आएगी, और x1 की वैल्यू -1 रखने पर y1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। यानी मुझे पॉइंट मिल चुका है, और मेरा पॉइंट आ चुका है -1,2। क्लियर। और आपसे मैं कई बार बोल चुका हूं भैया, बार बार बोल रहा हूं कि डिस्टेंस चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है, तो सीधे सीधे बेटा यहां से परपेंडिकुलर ले ले। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी यही आपकी मिनिमम डिस्टेंस होगी, ठीक। तो अगर आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है तो सिंपल सा फंडा बेटा, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ले। किससे निकाल ले, इस पॉइंट की किससे डिस्टेंस, इस लाइन से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो मुझे करना क्या है, मुझे x - y + 4 = 0 की डिस्टेंस निकालनी है, किससे, -1,2 से। तो कितना आंसर आएगा, आंसर आएगा mod -1 - 2 + 4/√2, यानी आपका आंसर आएगा 1/√2। श्योर है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। और चूंकि जो आपसे पूछा गया है वो इसका स्क्वायर पूछा गया है, ठीक है। आपसे 1/√2 नहीं भाई, आपसे तो इसका स्क्वायर x2 - x1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर पूछा गया है। तो आंसर क्या आएगा, हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, यानी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू इज 1/2। मिनिमम वैल्यू इज, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, तो आंसर इज 1/2। ओके, ये वाला क्वेश्चन तो आपको लोगों को खुद करना है, ध्यान रखना। मैं हिंट देता हूँ आपको करना कैसे है, बस ये समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये करना है, ठीक। देखिए इसका जो ग्राफ है आप बना लेंगे, इसका ग्राफ आप बना लीजिएगा। ये ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है बेटा, 2x - x² का ग्राफ है। और ये एक लाइन है, कौन सी लाइन, जो 3,0 और 0,4 से पास हो रही है, ठीक। तो ऊपर वाली लाइन की इक्वेशन तो आप लिख ही लेंगे, इस लाइन की इक्वेशन तो लिख ही लेंगे। ये लाइन की इक्वेशन आ गई है, बस आ गई लाइन की इक्वेशन। तो लाइन की इक्वेशन आ चुकी है, तो लाइन पता है, लाइन पता है, कर्व पता है, तो मिनिमम डिस्टेंस निकालने का फंडा मैंने आपको बता चुका हूं कि मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालनी है, ये पॉइंट कैसे निकालना है, तो पॉइंट निकालना भी मैं आपको सिखा चुका हूं, राइट। तो ये क्वेश्चन आप खुद करिएगा, सेल्फ करिएगा। चलिए बात करते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, अब हम बात करने जा रहे हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की, राइट। जैसे मैं देख रहा हूं कि आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं, ठीक। अगर आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को लाइक करेंगे तो और बच्चे जब उस वीडियो को देखेंगे वो भी मोटिवेट होंगे, और अगर आप शेयर करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में वो कंटेंट जाएगा। तो आप इसी तरह से हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि मोशन के हर टीचर को मोटिवेशन मिले और बेहतर करने के लिए, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी और सेवाएं दे पाएं। ओके, देखिए अब हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की, कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे जाने से पहले सबसे पहले हम कॉन्केविटी को समझ लें, है ना। अगर मेरा ग्राफ यूं जा रहा है, मेरा ग्राफ अगर यूं जा रहा है, ठीक है, अगर मेरा ग्राफ यूं जा रहा है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कॉनकेव अप।
क्या बोलते हैं, कॉनकेव अप, ठीक है। और इसके लिए डबल डिफरेंशिएशन कैसा होगा, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा, क्योंकि मिनिमम वाली फीलिंग दे रहा है, ठीक। तो कॉनकेव अप का मतलब होता है कि अगर टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें तो टेंजेंट क्या आ रही है, बिलो द कर्व आ रही है। कॉनकेव अप का मतलब है कि अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट इज बिलो द कर्व, ठीक है। तो दिस इज नोन एज कॉनकेव अप। ग्राफ की शेप अगर यूं जा रही है, दिस इज नोन एज कॉनकेव अप। कॉनकेव अप का मतलब है टेंजेंट इज बिलो द कर्व, टेंजेंट कर्व के नीचे आएगी, और अगर कॉनकेव अप है तो डबल डिफरेंशिएशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। अच्छा, कॉनकेव डाउन का क्या मतलब है, कॉनकेव डाउन का मतलब है ग्राफ यूं आएगा, कैसा आएगा, ग्राफ यूं आएगा, ठीक। अगर ग्राफ ऐसा आता है, दिस इज नोन एज कॉनकेव डाउन, समझ में आ गया। तो अगर मेरा ग्राफ यूं है, दिस इज नोन एज कॉनकेव अप, मेरा ग्राफ अगर यूं है तो दिस इज नोन एज कॉनकेव डाउन। और कॉनकेव डाउन के अंदर क्या होगा, टेंजेंट इज अबव द कर्व, टेंजेंट कहां पर आएगी, कर्व के ऊपर आएगी। तो टेंजेंट अगर कर्व के ऊपर आ रही है तो कॉनकेव डाउन, टेंजेंट अगर बिलो द कर्व आ रही है तो कॉनकेव अप। कॉनकेव अप के अंदर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा, कॉनकेव डाउन के अंदर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा, क्लियर, ठीक। अब किसी पॉइंट पर अगर कॉन्केविटी चेंज होती है, अगर किसी पॉइंट पर कॉन्केविटी चेंज होती है, चाहे वो कॉन्केव अप से डाउन हो, चाहे वो डाउन से अप हो, ठीक। अगर किसी पॉइंट पर कॉन्केविटी चेंज होती है, चाहे वो कॉन्केव अप से डाउन हो या डाउन से अप हो, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे मान लेते हैं मेरा ग्राफ ऐसे गया, चला गया, क्लियर है। अब आप यहाँ पर देखिए टेंजेंट जो है वो अबव द कर्व है, यहाँ पर देखिए टेंजेंट इज अबव द कर्व है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे टेंजेंट इज अबव द कर्व है, क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक चलते गए टेंजेंट, यहाँ से जाते हुए जब यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट आया जहाँ पर कॉन्केविटी चेंज हो रही है, ठीक। तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा जिस पर कॉन्केविटी चेंज होगी, और उसके आगे हम जाएंगे तो टेंजेंट इज बिलो द कर्व, टेंजेंट इज बिलो द कर्व, दिख रहा है आप लोगों को, क्लियर। तो बेसिकली क्या है, जिस पॉइंट के दोनों तरफ कॉन्केविटी चेंज होती है, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। समझ आ गया, क्लियर है। तो चाहे कॉन्केविटी का मतलब चेंज होने से मतलब है, मैं फिर बोल रहा हूं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में ये देखा नहीं जाता कि कॉन्केविटी अप से डाउन हो रही है कि डाउन से अप हो रही है, सिर्फ कॉन्केविटी चेंज होने से मतलब है। अगर कॉन्केविटी चेंज हो रही है इसका मतलब मुझे उस पॉइंट पर क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। तो आप लिख लीजिए डेफिनेशन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की, ठीक। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन लिख लीजिए, इन अ फंक्शन इफ एट एनी पॉइंट concavity changes from up to down or down to up. In a function, if concavity changes from up to down or down to up, at any point concavity changes from up to down or down to up, then that point is said to be point of inflection. Then that point is said to be point of inflection. उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, जिस पॉइंट के दोनों तरफ कॉन्केविटी चेंज होगी, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये ध्यान रखिएगा, कॉन्केव अप का क्या मतलब होता है, कॉन्केव डाउन का मतलब क्या होता है, और जहां कॉन्केविटी चेंज होगी दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अच्छा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में कुछ बातें इंपॉर्टेंट होती है, मैं बता दूं आपको। पहली बात, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या तो डबल डिफरेंशिएशन जीरो होगा या फिर डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर d2y/x² या तो जीरो होगा या फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस तरह से अगर अपन मैक्सिमम मिनिमा की बात करते हैं तो हम dy/x0 बोलते थे या डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं, उसी तरीके से हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर डबल डिफरेंशिएशन जीरो होगा या फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, एक इंपॉर्टेंट बात और है, अगर कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो उस पर ड्रॉ की गई टेंजेंट, किसी भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ की गई टेंजेंट्स अपीयर लाइक एन इंटरसेक्टिंग लाइन। किसी भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस पर जो ड्रॉ की गई टेंजेंट है वो कैसे लगेगी आपको, दैट टेंजेंट अपीयर्स लाइक एन इंटरसेक्टिंग लाइन। वो ऐसे लगेगी जैसे उस कर्व को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। श्योर, जैसे अगर आप इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसे लगेगा वो कट कर रही है, मतलब बेसिकली। ठीक, मैं इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे आप एक्स क्यूब ले लीजिए, ये एक्स क्यूब है। ओके, एक्स क्यूब का ग्राफ है। अगर आप एक्स क्यूब के ग्राफ को देखेंगे तो जीरो पर आप देखिए, जीरो के जस्ट आगे ये 0.0,0 है।
जीरो के अगर मैं जस्ट आगे जाऊं तो टेंजेंट इज बिलो द कर्व, जीरो के जस्ट आगे मैं कहीं भी जाऊंगा तो टेंजेंट इज बिलो द कर्व, और जीरो के जस्ट पीछे जाऊंगा तो टेंजेंट इज अबव द कर्व, यानी कॉन्केविटी चेंज हो गई। हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब में अगर मैं आपसे बोलूं कि y इक्वल्स टू एक्स क्यूब में क्या जीरो इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? यस, 0,0 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्यों है? क्योंकि इसके दोनों तरफ कॉन्केविटी चेंज हो रही है। ठीक, और अगर आपसे पूछा जाए कि जीरो पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, 0,0 पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, तो 0,0 पर जो टेंजेंट आएगी पता है वो क्या आएगी? 0,0 पर जो टेंजेंट आएगी वो ये लाइन आएगी जो इस कर्व को कट करती हुई प्रतीत हो रही है। समझ आ गया? लोगों को हजम नहीं होता, लेकिन सच्चाई है कि अगर हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दैट अपीयर्स लाइक एन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, हम यहां से बोल सकते हैं कि एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टेंजेंट अपीयर्स लाइक एन इंटरसेक्टिंग लाइन, टेंजेंट अपीयर्स लाइक एन इंटरसेक्टिंग लाइन। टेंजेंट अपीयर्स लाइक एन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में तीन बातें मैं बोल चुका हूं। एक तो जिस पॉइंट पर कॉन्केविटी चेंज होगी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर डबल डिफरेंशिएशन या तो जीरो होगा या डिफाइंड नहीं होगा, और तीसरी बात मैंने बोला है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर ड्रॉ की गई टेंजेंट्स अपीयर्स लाइक एन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये तीन पॉइंट हमारे पास है। ठीक, अच्छा अब करना क्या है भाई? आपने मुझसे कोई क्वेश्चन दिया और आपने मुझसे पूछा कि बताओ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे निकालें, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप डबल डिफरेंशिएशन निकालिए। क्या निकालिए? डबल डिफरेंशिएशन निकालिए। और अगर किसी पॉइंट के दोनों तरफ डबल डिफरेंशिएशन का साइन चेंज होता है तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। सिर्फ साइन चेंज होने से मतलब है, चाहे वो प्लस से माइनस हो या माइनस से प्लस हो, हमारे लिए मैटर नहीं करता। समझ में आ गया? क्या करना है आपको, है ना? मेथड टू फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या करना है आपको? आपको सिर्फ मेक साइन डायग्राम ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर। आपको d2y अपॉन dx स्क्वायर का साइन डायग्राम बनाना है। ठीक, इफ एट पॉइंट x नॉट साइन ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर चेंजेस। क्लियर? अगर किसी पॉइंट x नॉट पर d2y अपॉन dx स्क्वायर का साइन चेंज होता है देन x नॉट कॉमा fx नॉट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, अगर किसी पॉइंट के दोनों तरफ, अगर अपने पास किसी पॉइंट के दोनों तरफ डबल डिफरेंशिएशन का साइन चेंज हो गया तो उस पॉइंट पर हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए डबल डिफरेंशिएशन निकालें, और डबल डिफरेंशिएशन का साइन अगर उसके दोनों तरफ चेंज हो रहा है तो आपको उसका मतलब वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को लिखने का तरीका होता है x नॉट कॉमा fx नॉट। राइट? अच्छा, एक तरीका और है मैथ्स में, वो भी हम जानते हैं, मेथड सेकंड। हम क्या करते हैं? मेथड सेकंड क्या होता है? पुट d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड x। ठीक, लेट x क्या है? x नॉट है। सबसे पहली बात, आपने डबल डिफरेंशिएशन 0 किया, डबल डिफरेंशिएशन को 0 करके आपने x निकाला और मान लेते हैं x की वैल्यू x नॉट है। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे? इस पर थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या निकालेंगे? थर्ड डेरिवेटिव। ठीक, अगर थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू उस पॉइंट पर 0 नहीं आती तो ये जो पॉइंट है वो क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पर मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेटर मेथड है, ये ज्यादा अच्छा मेथड है, कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है। आपको डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, साइन डायग्राम बनाना है, यू विल गेट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सीधी सी बात है, आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल जाएगा, ज्यादा अच्छा तरीका है ये। ठीक, अगर आपको लगता है कि साइन डायग्राम मैं नहीं बना पाऊंगा या कोई दिक्कत है तो एक मेथड ये भी है। ठीक, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर थर्ड डेरिवेटिव 0 आ जाता है और फोर्थ भी 0 आ जाता है तो हम फिफ्थ देखेंगे। फिफ्थ 0 आता है, सिक्स्थ 0 आता है तो फिर हम 7 देखेंगे। यानी अगर मुझे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है तो थर्ड देखूंगा, फिर फिफ्थ देखूंगा, फिर 7 देखूंगा। ये प्रोसेस चलेगा, मतलब अगर आगे तक जाना है तो ये प्रोसेस है। ठीक, इस तरह से चलता जाएगा। फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए, आपसे पूछा गया कि इनमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालिए। क्या निकालिए? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। राइट, देखिए फर्स्ट वाले पार्ट पर चलते हैं हम लोग, ए वाले पार्ट पर चलते हैं। आपने क्या किया? इसका dy निकाला, तो इसका dy कितना आएगा? 1 प्लस 5/3 x की पावर 2/3। ठीक, फिर आपने इसका डबल डिफरेंशिएशन निकाला,
उसका डबल डिफरेंशिएशन आएगा 10/9 और x की पावर 1/3 आ गया, क्लियर। अब हमने बोला था कि जिस पॉइंट पर डबल डिफरेंशिएशन 0 हो या अनडिफाइंड हो, दोनों ही बातें हमने बोली थी, उस पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलता है हमें, ठीक है। अच्छा, हमने ये भी बोला था कि हम डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे, उसका साइन डायग्राम बनाएंगे। यहां से अगर हम देखें तो x की पावर 1/3 है, तो यहां से जो पॉइंट मुझे मिलेगा वो मिलेगा 0, और 0 से बड़ा कुछ भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर आप लोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और 0 से छोटा अगर आप लोगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। ध्यान रखना, -1 की पावर 1/3 -1 होता है, तो 0 से थोड़ा सा बड़ा लोगे तो वैल्यू पॉजिटिव, और 0 के जस्ट पीछे जाओगे तो वैल्यू नेगेटिव। यानी 0 के दोनों तरफ अगर हम देखें तो डबल डिफरेंशिएशन का साइन चेंज हो रहा है। साइन चेंज होने से मतलब है प्लस से माइनस या माइनस से प्लस से मुझे मतलब नहीं है। अगर किसी पॉइंट के दोनों तरफ डबल डिफरेंशिएशन का साइन चेंज हो रहा है तो वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को लिखना होता है 0 और 0 पर इसकी वैल्यू, ठीक है, 0 और 0 पर इसकी वैल्यू, यानी 0,0। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को लिखने का तरीका हो गया। तो ये आपका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0,0 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो 0,0 पर कॉन्केविटी चेंज होगी, राइट। अच्छा, हम चलते हैं ln x के स्क्वायर पर। ln x के स्क्वायर पर आ जाइए। अगर हम ln x के स्क्वायर का dy/dx निकालें तो वो आएगा 2ln x/x। अगर हम इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालें तो वो आएगा 2, ओके, ये आएगा 1 - ln x अपॉन x²। आ गया, ठीक है। यहां तक आने के बाद यहां से हमें एक ही पॉइंट मिलेगा। कौन सा मिलेगा? वो मिलेगा e माइनस प्लस। क्लियर है? आपने इसका डबल डिफरेंशिएशन निकाला, बिल्कुल निकाला। डबल डिफरेंशिएशन निकालोगे तो यहां से एक पॉइंट मिलेगा e, और साइन डायग्राम कहां से स्टार्ट होगा? माइनस से। मैंने कहा ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस से माइनस जाए कि माइनस से प्लस जाए, सिर्फ साइन चेंज होना चाहिए। क्लियर? तो चूंकि e के दोनों तरफ डबल डिफरेंशिएशन का साइन चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को लिखने का तरीका होता है e, और e पर फंक्शन की वैल्यू, और e पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो आपका आंसर आएगा e, 1। क्लियर? एक पैटर्न तो ये था कि सिंपल आपसे पूछा जाए कि भाई आपसे पूछे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे निकालते हैं, तो ये एक तरीका है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने का, राइट। अच्छा, दूसरा पैटर्न जो हमने कवर किया है, तो दूसरा पैटर्न हमने कवर किया है वो भी हम देख लेते हैं, है ना। आपके सामने मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, और ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ना, ये fx का नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये ग्राफ fx का नहीं, f' का है। मैक्सिमम बच्चों को fx का ग्राफ देखने की आदत होती है, ये fx का नहीं, ये f' का ग्राफ है, राइट। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे मैंने, द फाइंड इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि वो इंटरवल निकालो जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहले सोचिए कि फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है? फंक्शन इंक्रीजिंग होता है जब f' पॉजिटिव होता है। तो जिस इंटरवल में f' पॉजिटिव होगा उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। क्लियर? तो यहां से एक बात क्लियर है कि अगर f' पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो ढूंढो, वो इंटरवल ढूंढो जहां पर f' पॉजिटिव है। ये ग्राफ f' का है, तो यहां से लेकर यहां तक f' कैसा है? पॉजिटिव, x एक्सिस के ऊपर है। यहां से लेकर यहां तक f' कैसा है? पॉजिटिव, यानी x एक्सिस के ऊपर है। सीधी सी बात है, अगर f' का ग्राफ है तो जो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर होगा पॉजिटिव होगा, जो x एक्सिस के नीचे होगा वो नेगेटिव होगा। तो अगर आपको f इंक्रीजिंग चाहिए तो f' पॉजिटिव ढूंढो, और f' पॉजिटिव कहां से कहां तक है? 2 से लेकर 4 तक और 6 से लेकर 9 तक। तो आंसर आएगा 2 से लेकर 4 तक और यूनियन 6 से लेकर 9 तक। ये हमारा आंसर है। क्लियर? अच्छा, सेकंड पार्ट पर आ जाइए। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है कि वो इंटरवल निकालो जहां फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है इसका मतलब f' कैसा होगा? नेगेटिव। अगर f' नेगेटिव है इसका मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो बस देख लो ना यार, कहां पर f' नेगेटिव है, तो देख लीजिए। तो देखिए f' कहां पर नेगेटिव है? ये x एक्सिस के नीचे, तो ये पूरा पार्ट नेगेटिव है, ये पूरा पार्ट नेगेटिव है, ठीक है। तो f' कहां पर नेगेटिव है भाई? f' नेगेटिव है 0 से लेकर 2 तक और यूनियन 4 से लेकर और 6 तक। करेक्ट? तो ये 2 आंसर आपके आ गए। ये ग्राफ f' का है, fx का ग्राफ नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब बात आती है तीसरा पॉइंट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ fx। सोचो कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा कैसे मिलता है? लेफ्ट से राइट चलने पर अगर f' का साइन प्लस से माइनस होता है, लेफ्ट से राइट चलने पर अगर f' का साइन प्लस से माइनस होता है तो मैक्सिमा, और माइनस से प्लस होता है तो मिनिमा। अगर किसी पॉइंट के दोनों तरफ लेफ्ट से राइट चलने पर f' का साइन प्लस से माइनस होता है, इधर देखना, और माइनस से प्लस होगा तो मैक्सिमा।
मिनिमा, ठीक है। अच्छा इधर देखो, इस 2 पॉइंट की इधर देखो, 2 के जस्ट पीछे एफ डैश एक्स नेगेटिव है और 2 के जस्ट आगे एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, तो 2 के जस्ट पीछे नेगेटिव और 2 के जस्ट आगे पॉजिटिव, तो मिनिमा कहाँ मिलेगा? मिनिमा मिलेगा भाई 2 पर, माइनस से प्लस जा रहे हैं, माइनस से प्लस जा रहे हैं, 2 पर मिनिमा है। अच्छा 6 पर भी यही हो रहा है, माइनस से प्लस जा रहे हैं, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो मिनिमा है। क्लियर? तो 2 के इधर लेफ्ट में नेगेटिव है और 2 के राइट में पॉजिटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं मिनिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं मिनिमा। और 4 पर अगर हम देखें तो 4 पर क्या हो रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो मैक्सिमा, तो मैक्सिमा कहाँ मिलेगा आपको? 4। तो लोकल मिनिमा मिलेगा 2 और 6 पर और लोकल मैक्सिमा मिलेगा 4 पर। क्लियर? 3 पार्ट खत्म हो गए। अब आता है चौथा पार्ट। चौथा पार्ट क्या है इसका? इसका चौथा पार्ट है कि वो इंटरवल निकालिए जिसमें फंक्शन इज कॉनकेव अप। ठीक, ये पार्ट अच्छा है। कॉनकेव अप, कॉनकेव अप का मतलब है, मैं आपको बता चुका हूं, कॉनकेव अप का मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव। इसका मतलब होता है dy बाई dx इंक्रीजिंग। ठीक, अगर भाई dy बाई dx आप समझो ना, आप ही समझो कि जब dy बाई dx पॉजिटिव होता है इसका क्या मतलब होता है भाई? y इंक्रीजिंग है। और अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है इसका क्या मतलब है? अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है इसका मतलब dy बाई dx इंक्रीजिंग है। क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर। तो अगर आपसे बोला जाए कि फाइंड इंटरवल इन विच फंक्शन इज कॉनकेव अप, मैं आपसे बोलता हूं कि फंक्शन अगर कॉनकेव अप है इसका क्या मतलब है? डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है इसका क्या मतलब है? dy बाई dx इंक्रीजिंग है, dy बाई dx इंक्रीजिंग है। तो आप देखो dy बाई dx कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है, गौर से देखना, dy बाई dx कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है? यहां से लेकर यहां तक इंक्रीजिंग है, यहां से लेकर यहां तक dy बाई dx इंक्रीजिंग है, पक्का। फिर आगे चलिए, यहां से लेकर यहां तक dy बाई dx इंक्रीजिंग है और फिर यहां से लेकर यहां तक dy बाई dx इंक्रीजिंग है। तो बताइए dy बाई dx इंक्रीजिंग कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 3 तक, करेक्ट है, 5 से लेकर 7 तक और 8 से लेकर 9 तक। क्लियर? तो मैं लिख दूं इसका आंसर। तो आपके पास अगर पूछा जाए कि कॉनकेव अप का आंसर बताइए, कॉनकेव अप का आंसर बताइए डी पार्ट का, तो कौन सा आंसर होगा? जहां dy बाई dx इंक्रीजिंग है। और dy बाई dx इंक्रीजिंग कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 3 तक, 5 से लेकर 7 तक और 8 से लेकर 9 तक। तो आपका आंसर आएगा 1 से लेकर 3 तक, 5 से लेकर 7 तक और 8 से लेकर 9 तक। ठीक, और कॉनकेव डाउन पूछता है, कॉनकेव डाउन। आप एक कॉनकेव डाउन का मतलब बताओ। कॉनकेव डाउन का मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो, यानी dy बाई dx डिक्रीजिंग हो। और dy बाई dx डिक्रीजिंग हो इसका मतलब dy बाई dx का ग्राफ डिक्रीज हो रहा हो, यानी f डैश x डिक्रीज हो रहा हो। तो f डैश x कहां से कहां तक डिक्रीज हो रहा है? f डैश x डिक्रीज हो रहा है यहां से यहां तक, ये डिक्रीजिंग है। f डैश x डिक्रीज हो रहा है यहां से यहां तक, ये डिक्रीजिंग है। और f डैश x डिक्रीज हो रहा है यहां से यहां तक, 3 जगह डिक्रीज हो रहा है। तो कहां से कहां तक डिक्रीज हो रहा है? 0 से 1 तक, 3 से लेकर 5 तक और 7 से लेकर 8 तक। क्या आंसर दूंगा इसका मैं? इसका आंसर दूंगा डिक्रीजिंग है 0 से लेकर 1 तक, उसके बाद क्या दूंगा मैं? 3 से लेकर 5 तक और उसके बाद मैं आंसर दूंगा बेटा 7 से लेकर 8 तक। ये मेरा आंसर, करेक्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बच्चे के समझ में नहीं आता कि भाई कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन कैसे निकाला जाए। तो कॉनकेव अप मतलब dy बाई dx इंक्रीजिंग और कॉनकेव डाउन जिसमें dy बाई dx डिक्रीजिंग, राइट। अच्छा लास्ट पूछा है उसने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या पूछा है? लास्ट पार्ट है इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लास्ट पार्ट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, POI। ओके, देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां पर? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब है जहां कॉन्केविटी चेंज है। जहां कॉन्केविटी चेंज है इसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है कि f डैश x इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा हो या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा हो। जिस पॉइंट के दोनों तरफ f डैश x इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा हो, वही तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। बट d2y अपॉन dx स्क्वायर अपना साइन चेंज कर रहा है। d2y अपॉन dx स्क्वायर साइन चेंज करने का क्या मतलब है भाई? इसका मतलब यही तो है कि उसके दोनों तरफ dy बाई dx इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा होगा। श्योर? ठीक है भाई, हमने क्या देखा? कॉनकेव अप ये इंक्रीज हो रहा था, कॉनकेव डाउन ये डिक्रीज हो रहा था। तो इंक्रीज से डिक्रीज होगा या डिक्रीज से इंक्रीज होगा तो कॉन्केविटी चेंज होगी ना भाई। क्लियर? तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट के इधर देखेंगे, इस पॉइंट के इधर देखेंगे तो क्या हो रहा है? dy बाई dx डिक्रीजिंग है, यहाँ पर इंक्रीजिंग है, तो इस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। तो dy बाई dx डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, फिर इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फिर क्या होगा? यहाँ तक डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फिर यहाँ पर आ जाए 7 पर इंक्रीजिंग और उसके आगे डिक्रीजिंग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। 8 पर यहाँ पर डिक्रीजिंग, यहाँ पर इंक्रीजिंग। तो जहां dy बाई dx इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां पर आएगा बेटा? 1 पर आएगा।
और कहां पर आएगा 3 पर आएगा, और कहां पर आएगा 5 पर आएगा, और कहां पर आएगा 7 पर आएगा, और 8 पर आएगा। ठीक, मैं दोबारा समझा रहा हूं, यहाँ dy डिक्रीजिंग और फिर आगे इंक्रीजिंग, इस पॉइंट के दोनों तरफ dy इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर dy इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग चेंज, ठीक है, फिर यहाँ पर डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग चेंज। ठीक है, तो जहाँ चेंज होगा वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया और शानदार एग्जाम्पल है। ऐसा क्वेश्चन जेईई मेन में पूछा नहीं गया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था अब तक, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दें इस पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें 2 पैटर्न और हैं, वो दोनों अपन टच कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद चैप्टर को खत्म करेंगे। उसने बोला फाइंड ए, उसने बोला कि फाइंड ए निकालो अगर ये फंक्शन आपको जो दे रखा है, इस फंक्शन का पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो और नेगेटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो। मतलब आपको अगर पॉजिटिव इन्फ्लेक्शन का पॉइंट पॉजिटिव मिले तो ए क्या होगा, अगर इन्फ्लेक्शन का पॉइंट नेगेटिव है तो ए क्या होगा, राइट। देखिए, सबसे पहले इन्फ्लेक्शन मिलता कैसे है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए मैं इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एफ डैश एक्स निकाला, कितना आएगा एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2x प्लस a माइनस 1 आ गया। फिर हमने इसका एफ डबल डैश एक्स निकाला, एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा, वो आएगा 2x प्लस 2a माइनस 2, इसको 0 कर दिया, तो यहां से x की वैल्यू आएगी माइनस a माइनस 2। ठीक, हमने ये बोला था कि हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए डबल डिफरेंशिएशन को 0 कर देते हैं, और उसके बाद थर्ड डेरिवेटिव 0 नहीं आना चाहिए। अगर डबल डिफरेंशिएशन 0 करके जो पॉइंट आया है उस पर अगर थर्ड डेरिवेटिव 0 नहीं आता, इसका मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो हमने सेकंड डेरिवेटिव को 0 निकाला और सेकंड डेरिवेटिव को 0 करके हमने x निकाल लिया। ठीक, अब हम थर्ड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं इसका। अगर आप इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या थर्ड डेरिवेटिव 0 है, नहीं है, और चूंकि थर्ड डेरिवेटिव 0 नहीं है इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव 0 नहीं है इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। जिस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव 0 आ जाए और थर्ड डेरिवेटिव 0 ना आए तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक, अब आपसे पहला पार्ट पूछा गया है कि पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कि जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिले वो पॉजिटिव होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, तो यहां से अब गीता का सार समझ लो। इसका ए पार्ट क्या कहता है, ए पार्ट कहता है कि ये पॉइंट जो मैंने निकाला है ये पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव चाहिए यानी ये चीज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी a माइनस 2 लेस देन 0 होना चाहिए, यानी a लेस देन 2 होना चाहिए। ये आपका आंसर है। दूसरे वाले में यही चीज नेगेटिव चाहिए, यही चीज नेगेटिव चाहिए, तो इसको नेगेटिव कर देंगे। क्लियर, तो यहां से मेरे पास आएगा a माइनस 2 ग्रेटर देन 0, यानी a ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया बताइए a की किस वैल्यू के लिए हमें पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा या a की किसी वैल्यू के लिए नेगेटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा, तो हमें इस तरह से प्रोसीड करना है। राइट, आपने पूछा था पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो इसको हमने ग्रेटर देन 0 कर दिया, आपने पूछा था नेगेटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो हमने इसको नेगेटिव कर दिया। तो ये आपका आंसर है। ओके, इस क्रैश कोर्स का यानी एओडी के क्रैश कोर्स का अगर मैं बात करूं तो लास्ट क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन है इसका, आप देखिए ढंग से मैंने क्या करा है, क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है उसने एफ एन डैश एक्स, क्वेश्चन पढ़ लो आप, लिखा हुआ है एफ एन डैश एक्स, ठीक है, इक्वल टू एन इक्वल टू 1 से लेकर n तक x माइनस एन की पावर n। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रोडक्ट का सिंबल है, सबको पता है। उसने बोला है कि n1 इज सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f10x अटेंड्स मैक्सिमम। आपसे पूछा गया है कि f10x जिसके लिए मैक्सिमम हो बताना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखिए मैं f10-x लिख देता हूँ, f10-x लिख देता हूँ। n की जगह 10 रखेंगे, ठीक है, तो n इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक, n की जगह 10 रखेंगे तो n इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक, तो n की वैल्यू 1, फिर n की वैल्यू 2, फिर n की वैल्यू 3, फिर n की वैल्यू 4, फिर n की वैल्यू 5, फिर n की वैल्यू 6, फिर n की वैल्यू 7, फिर n की वैल्यू 8, फिर n की वैल्यू 9 और n की वैल्यू 10। ये हमारे पास है, ठीक है, समझ में आ गया। भैया आपने f10x की बात की है, f10x की यानी n की जगह 10 रखेंगे अपन, तो n की जगह 10 रखेंगे तो 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक का मतलब जहां जहां n आ रहा है 1, फिर 2, फिर 3 और प्रोडक्ट का सिंबल है तो लगा दिया आपने। क्लियर, ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन को समझते हैं। उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि जहां जहां f10x मैक्सिमम अटेंड करेगा उनका सम तो n1 है, जहां जहां मिनिमम अटेंड करेगा उनका सम n2 है, और जहां जहां इन्फ्लेक्शन आएगा उनका सम n3 है। राइट,
तो देखिए सीधी सी बात है, हम जब एफ डैश एक्स ऑलरेडी हमें दे रखा है, जब हम एफ डैश एक्स का साइन डायग्राम बनाते हैं तो जिन पॉइंट्स के यानी जिन फैक्टर्स की पावर इवन है उनके दोनों तरफ कोई साइन चेंज नहीं होता। तो जिन फैक्टर्स की पावर इवन है उनके दोनों तरफ साइन चेंज नहीं होगा, यानी वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन कौन से हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 2 है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 4 है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 6 है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 8 है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 10 है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? 2, 4, 6 और 8 और 10। क्योंकि जो जिन फैक्टर्स की पावर इवन है उसके दोनों तरफ एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं होगा, और जिनके दोनों तरफ एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं होगा उस पर ना तो मैक्सिमम मिलेगा और ना ही मिनिमा मिलेगा। यानी ये हमारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इनका सम n3 के बराबर है। तो n3 कितना आ गया? n3 आ गया बेटा 18, 24, 30 आ गया। ठीक, अच्छा अगर एफ डैश एक्स हमें पता है तो हम साइन डायग्राम बनाएंगे। साइन डायग्राम के लिए कौन कौन से केस लेंगे हम? ये लेंगे, ऑड वाले लेंगे, ऑड वाले लेंगे, ऑड वाले लेंगे और ऑड वाले लेंगे। यानी हम 5 पॉइंट लेंगे। कौन कौन से? 1, 3, 5, 7 और 9। क्लियर? माइनस से प्लस मिनिमा, माइनस से प्लस मिनिमा और माइनस से प्लस मिनिमा। ठीक है, प्लस से माइनस मैक्सिमा और प्लस से माइनस मैक्सिमा। क्लियर? उसने बोला क्या है? n1 इज द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच अटेंड्स मैक्सिमम। मैक्सिमम जिस पर मैक्सिमम आएगा, तो मैक्सिमम तो बेटा 3 और 7 पर आ रहा है। मैक्सिमम क्या आ रहा है? 3 और 7 पर आ रहा है। तो n1 आएगा 3 + 7 यानी 10। ठीक है, n2 क्या है? n2 वो है जिस पर अटेंड्स मिनिमा। मिनिमम, मिनिमा आ रहा है, मिनिमा। मिनिमम किस पर आ रहा है बेटा? 1 पर आ रहा है, 5 पर आ रहा है और 9 पर आ रहा है। तो 1 + 5 + 9 15। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? 6 n1 + n2 डिवाइड बाय n3। n3 कितना है? 30। क्लियर? तो मेरा आंसर कितना आएगा? ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 आ जाएगा आंसर। तो आंसर इज 5। क्लियर? ये क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन था, शानदार है ना। तो यहाँ पर जाके आपका एओडी कंप्लीट होता है ना। तो क्रैश कोर्स में भाई जितनी हम कोशिश कर सकते थे, जितनी हम मेहनत कर सकते थे, हमने उतनी मेहनत की है। मतलब मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करूं और उतने ही अच्छे तरीके से कवर करूं जैसे हम रेगुलर क्लासेस में पढ़ाते हैं। तो कोशिश पूरी की गई है, बाकी आप डिसाइड करें कि आपको कैसा लगा, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, बाकी है ना, अगर मेरा ये मानना है कि अगर आप क्रैश कोर्स के 5 लेक्चर्स को जो एओडी में हमने रिकॉर्ड किए हैं, अगर वो ढंग से देखते हैं तो एओडी काफ़ी हद तक जो है वो आपको दिक्कत नहीं देगा। मतलब आपको समझ में आ जाएगा और उसके क्वेश्चंस भी अब आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए प्लीज़, और उसको अगर आपको लगता है कि हमने अच्छा पढ़ाया है और अगर आपको लगा कि हमने बहुत मेहनत की है तो उसे अप्रिशिएट भी करिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, थैंक यू। 1821 799 या आप बोल सकते हैं 18002121 799। इस नंबर पर कॉल करके आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाए।